स्टार्ट करो। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। पीडब्ल्यू के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आके इस प्यारी सी क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लो। हेलो बेटा, हेलो। हेलो बेटा, क्या हाल चाल, सब बढ़िया है? मजा आया? जो लास्ट क्लास हुई थी, पहली क्लास जो हुई थी, उसमें मजा आया नहीं आया? जल्दी से बताओ फटाफट से। हेलो बेटा, राम राम, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आके इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लो। और जो चैप्टर हमने शुरू किया था, कौन सा चैप्टर था भाई? तो ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, इस चैप्टर को हमने शुरू किया था। इसका लेक्चर नंबर 1 में हमने बहुत सारी बेसिक चीजें समझी, बहुत ज्यादा पढ़ नहीं पाए थे। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम अपने जो टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, और जो भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा है उनको हम फिर से पढ़ेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। क्लियर हुआ? चलिए बेटा, नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते। आ जाओ बेटा, जल्दी से आ जाओ। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, जल्दी जल्दी से आ जाओ। मजा आया था? चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। वेरी गुड, मजा ही आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा मत करना चिंग टपाक डम डम यार, ये सब नहीं करना, ठीक है। ये सब नहीं करना यार, ये बहुत बहुत देख लिया मैंने। ये सब नहीं करना। अगर समझ में आ जाए तो बोल देना सर आ गया, चमक गया। सीधा सीधा बोल दिया करो सर चमक गया, ठीक है। मैं बोलूंगा चमका, आप बोल दिया करो चमक गया सर, ठीक है। चले तो स्टार्ट करें, फटाफट से बता दो। सारे बच्चे मेरे को अपने छोटे छोटे हाथों से थम्स अप दे देंगे फटाफट से। और वैसे ही हम जो अपनी इस क्लास को शुरू कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, उसके बाद जो नए टॉपिक्स हैं उन पर हम जो है थोड़ा सा फोकस करेंगे। बताइए बताइए, जल्दी से बताइए फटाफट से। कमेंट रिफ्रेश नहीं हो रहे हैं, क्या हुआ भाई? चले चले चले, कोई बात नहीं, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, फटाफट से बताओ जल्दी से। हाँ तो स्टार्ट करते हैं यार। तो देखो, हमने चैप्टर शुरू किया, कौन सा चैप्टर था यार? तो हमारा जो चैप्टर था, ब्रश लेके देखता हूं आज। हाँ, तो हमारा जो चैप्टर था वो चैप्टर कौन सा था? ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, है ना। तो मैंने आपको बताया ज्योग्राफी, आप अभी 10वीं तक आपने क्या किया? 10वीं तक आपने एज अ एक सब्जेक्ट पढ़ा आपने, पूरा सोशल साइंस। और सोशल साइंस का एक पार्ट था ज्योग्राफी, आपने उसको पढ़ा। लेकिन अगर मैं क्लास 11th की बात करूं या 12th की बात करूं, तो बीइंग अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो है इसको सेपरेट एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ना पड़ेगा। और उसी चीज की जो जानकारी है वो इस चैप्टर में आपको दी गई है, यानी कि आप ज्योग्राफी को एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह पढ़ोगे और ज्योग्राफी को एक नए तरीके से पढ़ने वाले हो। ज्योग्राफी को एक आप एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट की तरह पढ़ने वाले हो। ज्योग्राफी को आप एक इस सब्जेक्ट की तरह पढ़ोगे जैसे कि वो सारे सब्जेक्ट से उसे जो है जुड़ा हुआ है ना। एक अलग सब्जेक्ट है, एक बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी अलग सब्जेक्ट होने के बाद भी जो दूसरे डिसिप्लिन हैं, जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, उनसे ये सब्जेक्ट जो है, ये डिसिप्लिन जो है जुड़ा हुआ है। तो उसी की जो हम बात कर रहे थे, यानी कि हम ज्योग्राफी को हर एक सब्जेक्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो हर एक सब्जेक्ट, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो बॉटनी हो, चाहे वो बायोलॉजी हो। हर एक सब्जेक्ट से जो हम अपने सब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। तो उसी कंपैरिजन की बात चल रही थी, और हम थोड़ा सा ज्योग्राफी को डिटेल में जो है समझने की कोशिश कर रहे थे कि व्हाट डू यू मीन बाय ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की कोई एक डेफिनेशन थी नहीं, मैंने बोला एक डेफिनेशन नहीं थी। ज्योग्राफी को हमने क्या बोला था? फटाफट से बताओ। डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ एंड एडोब ऑफ ह्यूमन बींग्स। हमने डिस्क्रिप्शन बोला, एक अर्थ का डिस्क्रिप्शन है ज्योग्राफी। और यहां पे एक चीज हमने और ऐड कर दी कि हम ह्यूमन बींग्स जो है उसका घर भी है, ह्यूमन बींग्स का घर भी है। क्लियर हुआ? फटाफट से बताओ जल्दी से, हाँ या ना। चलिए सर, एक मैं पोल करवाऊंगा, स्टार्टिंग में कराऊंगा, एंड में कराऊंगा। जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था वो आपको समझ में आया था या नहीं आया था, उसका एक पोल करवा रहा हूं, क्योंकि उससे मेरे को एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना आ गया लास्ट क्लास के हिसाब से। फिर उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, और लास्ट में एक पोल करवाऊंगा। क्लियर हुआ ना? तो एक पोल करवा रहा हूं मैं, उसका ना आंसर करना है आपको। चलिए, वोट टाइप है, हाँ ना में आंसर देना। समझ में आया तो हाँ, नहीं आया तो नो। क्लियर हुआ? चलिए, फटाफट से देना है। उसके बाद जो है हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक आइडिया लग जाएगा मेरे को कितना आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा कम बच्चों को समझ में आया होगा, थोड़ा सा आज हम और फोकस कर लेंगे उन टॉपिक्स पे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए। न मारेगी दीवाने की बेटी, कम ऑन फास्ट। हाँ, थम्स अप कर देना अगर वोट, अगर समझ में आया हो तो थम्स अप कर देना, और नहीं समझ में आया हो तो ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। और जो भी आपका रहेगा ना उसके हिसाब से चलेंगे, फिर थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा मेरे को यार कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। ना मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराज़गी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो चलो करते हैं, तो रिजल्ट शो करवाते हैं पहले, ठीक है। तो शो रिजल्ट। ओके, तो 83.75% बच्चों को समझ में आया है।
बाकी 16% जो बच्चे हैं, यानी कि अगर 100 बच्चों की मैं बात करूं, 100 में से 16 बच्चों को समझ में नहीं आया। अब ये बताओ क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? मेरे को लगता है कि पिछली क्लास में कम बच्चे आए होंगे, तो एक बारी फिर से जो है थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम नए टॉपिक्स पे आएंगे। और बेटा हमेशा याद रखना, देखो मेन एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि हमें ना सिलेबस भी कंप्लीट करना है, हमें डिटेल में भी पढ़ना है, और एट द सेम टाइम हमें टाइम पे भी सिलेबस कंप्लीट करना है। और जब टाइम पे सिलेबस कंप्लीट होगा तभी तो आपका रिवीजन हो पाएगा, ठीक है ना। तो इस चैप्टर की हम बात करें तो थोड़ा ये चैप्टर ना बोरिंग सा लगेगा आपको, बोरिंग सा साउंड करेगा आपको, है ना। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था जब मैंने पढ़ाया था आपको, क्लियर हुआ ना। आज मैं थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करता हूं। आपके जो भी लास्ट क्लास में टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएंगे या आपके क्लियर नहीं हो पाए होंगे, तो उसको हम एज अ डाउट ले लेंगे, और आप एक बार फिर से वो वीडियो देख लेना, है ना, वो वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना। और जो भी आपके डाउट्स हैं, तो हम एंड में जब डाउट्स लेंगे, एंड के 10 मिनट जो हम डाउट्स लेंगे, उसमें आप वो डाउट्स पूछ सकते हो। क्लियर हुआ? चमक गया? चलिए, चमक गया ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं भाई। चलिए, हाँ तो सबसे पहले हमने बात की थी किसके बारे में? क्लास 11th के बारे में बात की थी। क्लास 11th की हम बात करें तो यहां पे आप दो चीजें पढ़ने वाले हो, आपकी दो बुकें हैं। तो सबसे पहले आप फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बात करोगे। कल हमने, यानी कि लास्ट क्लास की हम बात करें तो हमने फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में डिटेल में बात की। उसके बाद हमने बात की किसकी? बुक 2 के बारे में। तो भैया बुक 2 और बुक 1 साथ साथ चलेंगे, ऐसा नहीं है पहले मैं बुक 1 करवाऊंगा फिर 2 करवाऊंगा। एक चैप्टर बुक 1 का, एक चैप्टर बुक 2 का, तो ऐसे करके जो हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि सारे चैप्टर्स हम बुक 1 से ही पढ़ने लगेंगे। क्लियर हुआ ना? एक दो चैप्टर बुक 1 के पढ़ेंगे, एक दो चैप्टर हम बुक 2 के पढ़ेंगे, दोनों को साथ साथ जो है साइमल्टेनियसली लेके हम चलने वाले हैं। क्लियर हुआ? हाँ हाँ ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है ना, क्लियर हुआ। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं, अगर मैं 11th क्लास की ज्योग्राफी की बात करूं तो हम मेनली किसके बारे में बात करने वाले हैं? हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करने वाले हैं। और जब आप क्लास 12th में आओगे तो क्लास 12th में किसकी बात करेंगे हम? तो क्लास 12th में हम ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। इसलिए क्लास 12th की जो ज्योग्राफी है ना, थोड़ी सी बच्चों को बोरिंग लगती है, और मैं गारंटी से कहता हूं जब आप क्लास 12th में आओगे तो आप मिस करोगे, इसलिए मैं बोलता हूं। तो यहां पे ना आपको जो भी टॉपिक्स मिलने वाले हैं बड़े मजेदार मिलने वाले हैं। तो फिर हमने स्टार्ट किया था भाई, और पता है ये चैप्टर ऐसा है कि इसको रिवीजन भी नहीं करवा सकता मैं। सोच के देखो, इसमें कोई प्रॉपर टॉपिक नहीं है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये चैप्टर ही ऐसा है, मैं बोलता हूं आपको, बस एक चैप्टर है स्टार्टिंग का, ये ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। इसके बाद जो भी चैप्टर्स आएंगे ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। अब पता है इस चैप्टर में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मैं आप इसमें क्या रिवीजन करवाऊं। अब क्योंकि पूरी थ्योरी है, कोई भी टॉपिक है ही नहीं इसमें, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए आपको और पूरी थ्योरी है। अब इसमें मैं रिवीजन क्या ही करवाऊं आपको, ये बताओ पहले। कोई नया टॉपिक नहीं है इसमें। अगर आप पूरा अपने एनसीईआरटी बुक उठाओगे और उसको पूरा पढ़ोगे तो टॉपिक तो बहुत कम है इसमें, पूरा वो फिलॉसफी दे रखी है इसमें, पूरी पूरी फिलॉसफी दे रखी है। अब रिवीजन के नाम पे मैं क्या करवाऊं उसमें, ये बताओ। क्लियर हुआ ना? चलिए कोई बात नहीं, करते हैं। हाँ ध्यान से सुनना, एक बात हमेशा याद रखना, देखो जब भी मैं क्लास में पढ़ाया करूँ ना, एंटरटेनमेंट वगैरह होगा, सब कुछ होगा, लेकिन ध्यान से सुनना है आपको क्लास में। क्लियर हुआ ना? ध्यान से सुनना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो तब सबसे पहले हमने बात की थी यार, हम जो इंसान है जो आज आपको दिखाई देते हैं वो ऐसे नहीं थे, है ना। अगर मैं लाखों साल पहले की बात करूं, थोड़ा सा मैं कहां पे चले जाऊं, थोड़ा सा मैं प्री हिस्टोरिक टाइम पे चला जाऊं, जब हमारा इवोल्यूशन हो रहा था। जो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है, जो उन्होंने थ्योरी दी थी, उसके अकॉर्डिंग हम तो बंदर थे, हम प्राइमेट से हम मैमल थे, और मैमल से हम धीरे 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 इंसान बन गए, है ना। और साथ के साथ पैरेलली बहुत सारी चीजें चल रही थी। पैरेलली जो हमारी फिजिकल ज्योग्राफी है वो भी शेप ले रही थी। मैंने बताया कि भैया पहले पैंथलासा पैंजिया नाम के एक समुद्र था और एक लैंडमास था। लैंडमास का नाम पैंजिया था। फिर ये लैंडमास जो होता है वो प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से ब्रेक होने लगता है, और फिर आप यहां पे देखोगे सेपरेट अलग अलग यहां पे कॉन्टिनेंट बन जाते हैं, जो आप आज आपको जो है दिखाई देते हैं। साथ के साथ ह्यूमंस जो थे उन्होंने भी अपने आप को डेवलप करना जो है सीख लिया था, ये मैंने बताया। और आज जो हम देखते हो ह्यूमंस ने इतनी टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी अपने आप को इतना विकसित कर लिया, विद द हेल्प ऑफ देयर स्किल्स अपने आप को इतना डेवलप कर लिया, इतना विकसित कर लिया। तो आज आप जो चीजें देखते हो कहीं ना कहीं उसमें ह्यूमंस ने अपने हिसाब से नेचर को भी इन्फ्लुएंस किया है, और नेचर के हिसाब से अपने आप को भी ढालना सीख लिया है। तो ये सारी जो चीजें हम पिछली क्लास में कर रहे थे, है ना। थोड़ा सा फिलॉसफी है, मेरे को लगेगा थोड़ा सा बोरिंग लगेगा आपको, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, सिलेबस का पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो आपको करना पड़ेगा, यू हैव टू डू इट। ठीक है ना, क्लियर हुआ? चलिए आगे बात कर लेते हैं। फिर मैंने आपको बात करी, हमने किसकी बात की थी कि ज्योग्राफी जो होती है वो हमें डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना सिखाती है। क्योंकि भाई आप देखोगे आपको हर जगह अलग अलग चीजें मिलेंगी, है ना। अलग अलग चीजें कैसे मिलेंगी? तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था किसका? इंडिया का। आप अगर नॉर्थ में जाओगे तो आपको माउंटेन्स मिलेंगे, अगर आप साउथ में जाओगे तो आपको वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट मिलेंगे, है ना। आप अगर थोड़ा सा साउथ में नीचे जाओगे तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा? आपको यहां पे प्लेट्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा वेस्ट में चले जाओगे तो यहां पे आपको रेगिस्तान मिल जाएगा, डेजर्ट्स मिल जाएंगे। क्लियर हुआ? यहां पे आप जाओगे नॉर्थ ईस्ट में तो यहां पे एक ऐसी जगह मिल जाएगी जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। चेरापूंजी मैसूराम करके जगह है जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा जो है ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड अभी तक है, मतलब दुनिया में कहीं भी इतनी बारिश नहीं होती। तो सोच के देखो कि यहां पे ज्योग्राफी जो है वो
डाइवर्सिटी को कितना सेलिब्रेट कर रही है। डाइवर्सिटी का मतलब मैंने क्या बताया था कि हम सब अपने आप में अलग हैं। हिंदी में उसको विविधता बोलते हैं कि हम सब अपने आप में अलग हैं, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गोल है, कोई मतलब कैसा भी है, हम सब अपने आप में अलग हैं, किसी का धर्म अलग है, किसी की कास्ट अलग है। तो ये सब डाइवर्सिटी का पार्ट होती है ना। तो डाइवर्सिटी को ज्योग्राफी ने हमेशा क्या किया, सेलिब्रेट किया है। क्लियर हुआ? फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ, है ना, ये चीजें क्लियर हुई। और हाँ, यहां पर टाइम और स्पेस, स्पेस का मतलब क्या बताया मैंने, स्पेस का मतलब क्या है, यहां पे टाइम और स्पेस के हिसाब से ज्योग्राफी अपने आप को बदल लेती है। स्पेस का मतलब है यहां पे जगह से, एरिया से, कि भैया एरिया चेंज होगा, जगह भी बदल जाएगी। आप अगर नॉर्थ में जाओगे तो नॉर्थ में आपको माउंटेन्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, है ना। ठीक है, आप अगर यहां पे आओगे इधर साइड, तो इधर आपको क्या मिल जाएगा, आपको जो है वेस्टर्न घाट देखने को मिल जाएंगे, यहां पर आपको ईस्टर्न घाट देखने को मिल जाएंगे, है ना। और यहां पे अगर आप आओगे तो यहां पे आपको डेजर्ट देखने को, थार डेजर्ट मिल जाएगा, है ना। यहां पे आपको डेजर्ट देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ? यहां पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, यहां पे आपको प्लेन्स देखने को मिल जाएंगे। क्लियर हुआ? यहां पे आपको माउंटेन्स देखने को मिल जाएंगे, यहां पे आपको प्लेट्यूज देखने को मिल जाएंगे। क्लियर हुआ ना? तो ये सब क्या है, ये सब डाइवर्सिटी है, ज्योग्राफिकल टर्म में डाइवर्सिटी है। तो जो ज्योग्राफी है वो टाइम और स्पेस के साथ चेंज भी हो जाता है, और डाइवर्सिटी को यहां पर वो क्या करता है, सेलिब्रेट भी करता है। क्लियर हुआ? फटाफट से बताओ। और यहां पे कॉज एंड इफेक्ट की बात की थी मैंने, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेलिब्रेट ही कर रहा है, जो चीजें हैं, जो चेंजेस हैं, उसके बारे में बताता भी है, क्यों है भाई ये चेंजेस, है ना। कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बताता है। ठीक है, ये चेंजेस तो है, मान के चलो यहां पे पहाड़ है, ये पहाड़ कैसे बने, मान के चलो यहां पे क्या है, यहां पे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट है, ये घाट कैसे बने, मान के चलो यहां पे डेजर्ट है, ये डेजर्ट बना कैसे। तो ये सारी चीजें कौन बताता है, हमें ज्योग्राफी ही बताती है। समझ में आया? चमक गया? तो मैं रिवीजन करवा रहा हूं, अभी मैंने कुछ नया नहीं पढ़ाया। जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं पिछली क्लास में समझ में नहीं आया, उनके लिए मैं रिवीजन करवा रहा हूं, कुछ नया नहीं पढ़ाया, इसलिए फास्ट आपको लगे तो ये समझ लेना कि मैं रिवीजन करवा रहा हूं। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है, वाइल्ड कार्ड एंट्री मारी है आपने, तो प्लीज यार वो पहली क्लास देख लो, उससे आपको क्लियर हो जाएंगी और चीजें। क्लियर हुआ ना? मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने वाइल्ड कार्ड एंट्री लिया है। वाइल्ड कार्ड एंट्री मतलब बिल्कुल बीच में टपक जाते हो, कहीं से भी टपक जाते हो आप लोग, है ना। तो मैं उनसे ये बोलूंगा कि प्लीज यार पहला लेक्चर देखो, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो मुझसे पूछो, है ना, क्योंकि मैं अगर रिवीजन ही करवाता रहूंगा तो कोर्स कैसे कंप्लीट होगा। चलिए, ये सारी चीजें बता दी थी मैंने। फिर मैंने बात की थी अर्थ क्या है, अर्थ हमारा होम है। अर्थ क्या है, हमारा होम है, हम यहीं पे रह रहे हैं, हम अर्थ पे ही तो रह रहे हैं ना, है ना। और ऐसा नहीं है सिर्फ अर्थ पे हम ही रह रहे हैं, बाकी के जो क्रिएचर्स हैं, बाकी के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, वो सब कहां पर रह रहे हैं, वो सब यहीं पर रह रहे हैं। सर हम लोग 25 आवर्स होगा क्या न्यूज, बेटा अभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। हाँ हाँ, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए, और हमने क्या बताया फिर, कि यहां पे जो आप देखोगे फिजिकल फीचर्स में बहुत सारी वेरिएशंस, बहुत सारी जो है वेरिएशंस है। और यहां पे ये भी बोला गया, इट इज आल्सो द होम ऑफ मेनी अदर क्रिएचर्स, है ना, बिग स्मॉल विच लिव ऑन द अर्थ एंड सस्टेन। तो ह्यूमन बीइंग के अलावा अदर भी जो यहां पे ऑर्गेनिज्म है विच लिव ऑन द अर्थ एंड सस्टेन। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता दी हैं। और ये भी बताया था मैंने, प्लेन्स, प्लेट्यूज, ओशन, लेक्स, डेजर्ट, ये सब जो है वाइल्डरनेस, ये सब जो है यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल जाएंगी। अलग अलग तरीके की जो वेरिएशंस जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगी, है ना। यहाँ पे फिर क्या बताया था, यहाँ पे एक स्टेटमेंट और दिया था कि भाई जो फिजिकल एनवायरमेंट है वो अलग है, जगह जगह पे अलग है फिजिकल एनवायरमेंट, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और हाँ, यहाँ पे एक चीज और ऐड मैंने करने को बताई थी कि फिजिकल एनवायरमेंट जहां भी डिफरेंट होगा, वहां जो कल्चर है, वहां उस जगह का कल्चर जो है वो भी डिफरेंट होगा। क्लियर हुआ? मैंने किसका एग्जाम्पल दिया था, मैंने साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया का एग्जांपल दिया था। साउथ इंडिया में आपको फूड अलग मिलेगा, वहां पे जो सी फूड जो होता है ना, साउथ इंडिया में जो सी फूड होता है उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। वहां पे आपको हर धर्म का, इवन ब्राह्मण्स भी वहां पे नॉनवेज खाते हैं, क्योंकि उनकी कल्चर का पार्ट है, उनका पहनावा अलग होता है। क्लियर हुआ? ये सब किसकी वजह से है, ये सिर्फ ज्योग्राफी की वजह से। तो फिजिकल फीचर्स जहां चेंज होते हैं, जहां जगह चेंज होती है, फिजिकल फीचर्स चेंज होते हैं, उस हिसाब से आपको क्या होगा, उस हिसाब से यहां पर कल्चर भी चेंज हो जाता है। तो ये पार्ट जो है मैंने आपको पिछली क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था। समझ में आया या नहीं आया, फटाफट से बताओ, है ना, क्लियर हुआ। चलिए आगे बात करें। बातें बेटा बातें बातें मत करो, ठीक है, बातें बातें मत करो, है ना। अब यहां पे फिर मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई जो हमारा ज्योग्राफी है, जो हमारा फिजिकल एनवायरमेंट है ना, वो क्या है, वो स्टेज है। यानी कि पूरी हमारी जो अर्थ है, ये पूरी जो हमारी अर्थ है, ये कैसी है, ये एक स्टेज है। ये क्या है, ये एक स्टेज है। और इस स्टेज पे हम ह्यूमन बीइंग्स और जो अदर ऑर्गेनिज्म जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि स्टेज जो होती है वो बिना कलाकारों के अधूरी होती है। तो हम क्या है, हम एक कलाकार है, हम वी ऑल आर एक्टर्स यार। यहां पर हम परफॉर्म कर रहे हैं, इस अर्थ पे हम परफॉर्म कर रहे हैं। हमने अपनी स्किल से इस अर्थ को रहने लायक बना लिया है। हमने अपनी स्किल से क्या किया है, नेचर का यूज किया और उसको अपने हिसाब से डाला, और हमने भी नेचर के हिसाब से जो ढलना सीख लिया। तो ये आपको बात क्लियर हुई या नहीं हुई, फटाफट से बताओ जल्दी से।
जल्दी से बताओ फटाफट से। क्लियर हुई या नहीं हुई? बताओ बताओ जल्दी से बताओ फटाफट से। अरे हाँ यार, बात बात मत करो यार, बात बात मत करो, ठीक है। मैं चैट वैसे भी पढ़ूंगा ही नहीं, है ना। फिर लास्ट में हमने क्या बोल दिया, इसलिए हमने लास्ट में बोल दिया था डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ एज अ एडोब अबॉर्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग, एडोब नहीं सॉरी, अबॉर्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो हमने क्या बोल दिया, हमने बोला है, सिंपल सा बोला है कि भैया देखो ये क्या है, ये ज्योग्राफी जो है वो क्या है, अर्थ का एक डिस्क्रिप्शन है। अब क्योंकि हम अर्थ पर परफॉर्म कर रहे हैं, कौन परफॉर्म कर रहा है, ह्यूमन बींग्स। वी आर परफॉर्मिंग ऑन आवर अर्थ, ऑन आवर मदर अर्थ। तो इसके हिसाब से क्या हुआ, इसके हिसाब से ये हुआ कि देखो एक तो क्या है, इसमें दो चीजें ऐड कर लो। एक तो भैया डिस्क्रिप्शन है अर्थ का, अर्थ के बारे में बताया गया है ज्योग्राफी में, प्लस यहां पर हमने एक चीज और ऐड कर दी, अबॉर्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि हम क्योंकि यहां पे एक एज अ परफॉर्म कर रहे हैं, एज अ आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं इस अर्थ पे, है ना, अपनी स्किल्स दिखा रहे हैं। तो यहां पे हमने ये भी बोल दिया है कि साथ के साथ ह्यूमन बींग्स का घर भी है अर्थ, ठीक है। तो यही क्या है, यही हमने एक डेफिनेशन बना ली ज्योग्राफी की। तो यही मैंने आपको लास्ट क्लास में जो है बता दिया था, ठीक है ना। चलिए क्लियर हुआ, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमने बात की किसके, प्रॉपर एक डेफिनेशन के बारे में बात की। अगर मैं उस शब्द पे जाऊं, होता है ना एक शब्द में पूरा मीनिंग छुपा होता है, तो अगर हम शब्द पे भी चले जाएं तो भैया एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, एक बहुत बड़े ज्योग्राफर थे, एक बहुत बड़े फिलोसफर आए जिनका नाम था इरास्टोथनीज। इरास्टोथनीज नाम था इनका, इरास्टोथनीज नाम था इनका। और इसकी हम बात करें तो ये एक ग्रीक स्कॉलर था, ग्रीक स्कॉलर था। और इसने क्या किया, इसने जो है एक किताब लिखी, एक बुक लिखी। इस बुक का नाम क्या था, इस बुक का नाम था ज्योग्राफिया। अब ज्योग्राफिया क्या है, ग्रीक शब्द है ना। जियो क्या है, जियो एक ग्रीक शब्द है, पूरा ही एक जो शब्द है एक ग्रीक शब्द है। ज्योग्राफिया की हम बात करें तो जियो का मतलब क्या होता है, जियो का मतलब होता है अर्थ। और ग्राफोस का मतलब क्या होता है, ग्राफोस इट्स अ ग्रीक वर्ड, इट मींस डिस्क्रिप्शन, है ना, इट मींस डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे उन्होंने क्या बोला, ज्योग्राफी एज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एज द अबॉर्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग। मतलब ये एक अधूरी डेफिनेशन है। जब आप बोलते हो कि ज्योग्राफी एज अ, यहां पे जब आप बोलते हो कि ज्योग्राफी एज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, तो एक अधूरी डेफिनेशन है। इसमें एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी आपको कि अबॉर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स, है ना, मतलब घर है ह्यूमन बींग्स का, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। फिर मैंने आपको बताया था भाई कि ज्योग्राफी जो है हमारी क्या है, वो मल्टीफेसेटेड है और मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी डायमेंशनल। अब ये मल्टी डायमेंशनल क्या होता है ना, ये मल्टी डायमेंशनल क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल और मल्टीफेसेटेड। अब मैंने बताया था ना कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। समझो यहां पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको, क्या एग्जाम्पल दिया था, क्या एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, कि आप ज्योग्राफी को दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट करके पढ़ सकते हो, दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट करके पढ़ सकते हो। दूसरा क्या है, मान के चलो मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, जैसे मान के चलो ये डिप्रेशन वाला एग्जांपल दिया था कि एक शब्द का मतलब जो है कहीं और हो रहा है, कहीं और हो रहा है, और किसी जगह और हो रहा है। डिप्रेशन शब्द का मतलब बताया था, डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, ये जो हमारा जो क्या बोलते हैं, ये मंदी जो होती है, ये इको के टर्म में। डिप्रेशन का मतलब गड्ढा भी होता है, ये जियो के टर्म में। तो देखो अगर मैं बात करूं मल्टीफेसेटेड की, तो कोई एक ऐसी चीज जिसको हम हर एक जगह अलग अलग यूज कर रहे हैं, और मल्टी डायमेंशनल को हर तरीके से पढ़ा जा रहा है, हर एक सब्जेक्ट से जोड़ के पढ़ रहे हैं। आप ज्योग्राफी को हिस्ट्री से भी जोड़ के पढ़ सकते हो, आप ज्योग्राफी को साइंस से भी जोड़ के पढ़ सकते हो। अब मैंने एक एग्जांपल दिया था, कौन सा एग्जांपल, एग्जांपल कौन सा लिया था मैंने, बताओ फटाफट से बताओ, कौन सा एग्जांपल लिया था। कि मान के चलो मैंने बोला कि जो चावल की खेती है वो इस वाली बेल्ट में ज्यादा होती है ना। अब ये तो एग्रीकल्चर का पार्ट है ज्योग्राफी। अब इसमें ज्योग्राफी कैसे आ गई, अरे भैया यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है ना। अब यहाँ के लोग जो हैं, यानी कि मान के चलो वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड, यहाँ के लोग चावल बहुत खाते हैं। अरे यहाँ पे चावल की पैदावार बहुत होती है यार। अब चावल क्यों खाते हैं, उसका सीधा से सीधा मतलब क्या है, ज्योग्राफिकल रीजन है, क्योंकि इस बेल्ट पे अच्छी बारिश होती है और यहाँ पे जो है चावल की खेती अच्छी होती है। एक एग्जाम्पल और दूं, जैसे मान के चलो जो हड़प्पा के लोग थे, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, वहां के जो लोग थे वो चावल कम कंज्यूम करते थे। चावल कम कंज्यूम क्यों करते थे, क्योंकि वो हड़प्पा की सिविलाइजेशन इधर साइड थी, पाकिस्तान की साइड, और इधर क्या था, इधर जो है सेमी एरिड एरिया था, सेमी एरिड एरिया, है ना। अब सेमी एरिड एरिया तो है, और जहां पर सेमी एरिड एरिया होगा वहां पे बारिश होगी नहीं, कम बारिश होगी। और चावलों को क्या चाहिए होता है, धान जो होते हैं, राइस जो होते हैं, उनको पानी चाहिए होता है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा ज्योग्राफी आ गया। अब मैं बात तो हिस्ट्री की कर रहा हूं, लेकिन मैंने किससे जोड़ दिया, अब मैंने उसे जो है ज्योग्राफी से जोड़ दिया। इसलिए हमने क्या बोला, इसलिए हमने बोला है कि जो ज्योग्राफी है वो मल्टीफेसेटेड है और मल्टी डायमेंशनल है। उसको आप किसी भी तरीके से पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है सिर्फ ज्योग्राफी ज्योग्राफी ही है। ज्योग्राफी को आप किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी डिसिप्लिन से जो है कंपेयर कर सकते हो। क्लियर हुआ, चलिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अब ये जो बच्चे बात कर रहे हैं ना आपस में, ये फिर बाद में बोलेंगे इन्हें समझ में नहीं आया। क्लियर हुआ, चलिए बहुत ही अच्छी बात है।
तो ये सारी चीजें बता दी मैंने आपको, है ना। हाँ, अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया था, क्या आया था स्टेटमेंट? सो ज्योग्राफी नॉट ओनली डील्स विद द एरियल डिफरेंशिएशन बट आल्सो आंसर द कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन फेनोमेनाज, है ना। नेचर इन्फ्लुएंसेस द ह्यूमन एंड ह्यूमन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अब यहां पे एरियल का मतलब क्या है? एरियल का मतलब, यहां पे एरियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि भैया यहां पे सिंपल सा मतलब है एरियल डिफरेंशिएशन का, जैसे जैसे एरिया चेंज होगा, है ना, जैसे जैसे एरिया चेंज होगा वैसे वैसे क्या होगा, आपको वहां पे अलग अलग आपको टोपोग्राफी, अलग अलग आपको यहां पे चीजें देखने को मिलेंगी। सिंपल सा एग्जांपल है, चीजें वही है, मैंने क्या बोला भाई, अगर आप साउथ में हो तो आपको वहां पे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट मिल जाएंगे, प्लेट्यूज मिल जाएंगे। अगर आप नॉर्थ में हो थोड़ा सा तो आपको प्लेन्स मिल जाएंगे, माउंटेन्स मिल जाएंगे। तो ये क्या है भाई, ये एरियल डिफरेंशिएशन है ना, ये एरियल डिफरेंशिएशन। अगर आप सेंट्रल एशिया में जाओगे वहां पे आपको रेगिस्तान मिलेंगे, वहां पे क्या पड़ती है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। तो ये क्या है, इट्स एरियल डिफरेंशिएशन, है ना। अब यहां पे बोला गया कि ज्योग्राफी जो है ना सिर्फ एरियल डिफरेंशिएशन के बारे में नहीं बताता, यानी कि जो अलग अलग जगह जैसे जैसे आपको टोपोग्राफी दिखती है, जैसे जैसे आपको शेप दिख रही है, तो सिर्फ उसके बारे में नहीं बताता, उसके बारे में नहीं, मतलब क्या बताता है फिर उसके बारे में, मतलब वाई, देखो देखो यहां पे वाई, वाई के बारे में ही बताता है, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, उनके बीच में जो कैजुअल रिलेशनशिप है, मतलब मैं एक जगह से दूसरी जगह गया और वहां पे पूरी टोपोग्राफी चेंज हो गई, पूरा वहां पे फिजिकल फीचर्स चेंज हो गया, उसके बारे में भी बताता है ये क्यों हुआ। मेन तो वाई होता है ना, वाई, ठीक है, ये हुआ, हम अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, वहां पे अलग अलग हमें सारी चीजें देखने को मिल रही है, अलग अलग नेचर देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है वो भी कौन बताता है हमें, वो भी ज्योग्राफी ही हमें बताती है। समझ में आ गया? चलिए, तो ये सारी जो चीजें हमने देख ली। और हाँ, इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है, तो ये इसमें जो है यहां पर ह्यूमंस का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब ह्यूमन ही नहीं होते तो ये कौन डिफरेंशिएट कर पाता। हम तो क्या है भाई, हम तो आर्टिस्ट है ना, हम तो परफॉर्म कर रहे हैं पूरी अर्थ पे, ये अर्थ तो एक स्टेज है और हम लोग क्या है, हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। जो अच्छे से परफॉर्म करता है वो क्या करता है, वो आगे बढ़ जाता है। तो ये क्या भाई, पूरी पूरी जो हमारी अर्थ है वो एक स्टेज है, उस पर हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, और जो ह्यूमन है ना वो इस स्टेज का क्या है, इंटीग्रल पार्ट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी कि जो अर्थ है एक स्टेज है ना, इसमें हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं भाई, ज्योग्राफी शब्द किसने डेवलप किया, ह्यूमंस ने तो किया है। तो ह्यूमंस जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इनके बिना कुछ भी नहीं है। हमारा जो नेचर है वो ह्यूमंस को इन्फ्लुएंस करता है, और हम ह्यूमन जो है वो भी नेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं। अभी आप देख लो भाई जाके हिमाचल का, तो आपको पता चली गया होगा कि भैया ठीक है, डेवलपमेंट अच्छी बात है, हमने अपनी स्किल्स का इतना ज्यादा ओवर इस्तेमाल कर दिया कि आज आप हिमाचल की हालत देख लो, आज आप उत्तराखंड की हालत देख लो, वहां पे आज आप साउथ में चले जाओ, अभी वो वहां पे लैंडस्लाइड हुई है, 300 लोग मरे हैं। तो हमने अपनी स्किल्स का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। तो हमने अपने हिसाब से नेचर को चेंज किया, हमने अपने हिसाब से नेचर को चेंज कैसे किया। एक एग्जांपल देता हूं मैं, डैम्स। डैम्स क्या होते हैं भाई, डैम से आप बना देते हो, डैम से आप बिजली निकाल रहे हो अपने अपने पर्पस के लिए, डैम से आप क्या कर रहे हो, पानी का पूरा रास्ता ही चेंज कर रहे हो, पानी का बहाव जो है, उसका जो फ्लो जो है वो चेंज कर रहे हो आप। तो आपने अपने हिसाब से नेचर को चेंज कर लिया। और हमने क्या किया, हमने एक चीज और करी, हमने अपने हिसाब से, नेचर के हिसाब से अपने आप को भी हमने बदल लिया, कि जैसा नेचर होगा वैसे हम होंगे। मैंने वो एग्जांपल दिया था आपको कि आप नॉर्थ इंडिया में जाओगे और थोड़ा सा ऊपर जाओगे हिमाचल में, कश्मीर में, तो वहां पे आपको गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे। आप नीचे जाओगे थोड़ा सा साउथ इंडिया में, तो वहां पे आपको इतना गर्म कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, वहां पे गर्मी नहीं सर्दी वहीं नहीं पड़ती साउथ में, ठीक है। तो यहां पे ये बात हो रहा है कि देखो नेचर ने क्या किया, इन्फ्लुएंस किया कहीं ना कहीं ह्यूमंस को, ह्यूमंस ने भी नेचर को इन्फ्लुएंस किया है। तो ये दोनों का तालमेल जो है फिक्स होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, ये सारी चीजें पढ़ ली थी। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां पे हमारी क्लास, मतलब यहां तक मैंने पूरा पढ़ा दिया। अब ये बताओ थोड़ा सा, एक मैं पोल फिर से करवा रहा हूं, अब यहां तक बिल्कुल समझ में आया या नहीं आया, फटाफट से बताओ जल्दी से, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। थोड़ा सा पोल करवा लेता हूं मैं, और प्लीज बता देना कि यहां तक क्लियर हुई या नहीं हुई चीजें। अब यहां से हम जो अपनी क्लास को जो है स्टार्ट करेंगे, बताओ बताओ फटाफट से बताओ। हाँ, मैं चैट चैट नहीं पढ़ रहा, चैट नहीं पढ़ रहा मैं, कोई भी चैट वैट नहीं पढ़ रहा मैं, और चैट वैट कुछ भी नहीं पढ़ रहा मैं। सिर्फ जो है इसके बाद हम सिर्फ चैप्टर चैप्टर पढ़ेंगे, एंड में चैट देखूंगा मैं, एंड में आपके जो भी डाउट्स है मैं ले लूंगा। क्लियर हुआ? चलिए, अभी आपके पास पोल आया होगा, क्लियर है? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, ये सारा हमने कर लिया है, हमने पिछली क्लास में कर चुके हैं। अब जो हम आगे का थोड़ा पढ़ेंगे, और आज ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्लास में इस पूरे चैप्टर को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में 3 लेक्चर होंगे इसके, और अगली क्लास में हम क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे, और जो भी थोड़े छोटे मोटे टॉपिक्स रह जाएंगे वो भी हम कर लेंगे। चलिए, रिजल्ट शो करते हैं, देखते हैं, लेट्स सी।
चलिए तो 96.7, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो यही उम्मीदें थी, है ना। तो यहां तक समझ में आ गया, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो मैं आज बता देता हूं, डेली ऐसे इतना डिटेल में रिवीजन नहीं हो पाएगा बच्चा, टाइम पे आ जाया करो यार, है ना। डेली ऐसे रिवीजन कहां तक करवाऊंगा मैं, फिर कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, फिर आप बाद में आप मेरे को गालियां दोगे कि सर ने कोर्स कंप्लीट नहीं करवाया। डेली इतना डिटेल में रिवीजन नहीं होता, रिवीजन सिर्फ 5 से 10 मिनट का होता है। आज बहुत टाइम वेस्ट हो गया, तो आप पढ़ लिया करो क्लास को, रिकॉर्डेड क्लास देख लिया करो, उसके बाद कोई भी डाउट है तो लाइव क्लास में पूछ लिया करो, सिंपल सा है। चलिए बेटा अदिति बेटा बहुत लेट हो गया बेटा, मेरे को 20 मिनट वैसे ही हो चुके हैं, 20 मिनट से मैं करवा रहा था, तो आप बहुत लेट आए हो। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, आपको फिर से समझ में आ जाएगा, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो डाउट सेशन में पूछ लेना। चलिए आगे बात कर लेते हैं, डाउट सेशन एंड में देखूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अब बात कर लेते हैं, देखो अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात बोली गई, ये बात मैंने ऑलरेडी, देखो यहाँ पे ना इस चैप्टर में चीजें रिपीट होती रहेंगी, कुछ भी नया नहीं देखने को मिलेगा, चीजें मतलब घूम फिर के वही मीनिंग निकलेगा। अब यहाँ पे बोला गया है, अ ज्योग्राफर एक्सप्लेन द फेनोमेना इन अ फ्रेम ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसमें दो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज का मतलब क्या हुआ, कोई चीज हुई और उसका क्या इफेक्ट हुआ, मतलब ज्योग्राफी में भी क्या होता है, ज्योग्राफी में भी सेम चीज अप्लाई होती है। कॉज एंड इफेक्ट मतलब कोई चीज हुई है, उसका क्या क्या कॉजेज हैं और उसके क्या क्या इफेक्ट होने वाले हैं। जैसे मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूं कि मान के चलो हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, वेदर के बारे में, वेदर के बारे में स्टडी करते हैं, मीटरोलॉजी वगैरह जो होते हैं, डिपार्टमेंट जो होते हैं ना, मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट जो होते हैं, ये वेदर के बारे में स्टडी करते हैं, और स्टडी करके क्या बताते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि ये जो मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट वाले जो हैं, इन्होंने एक चेतावनी जारी की, एक वार्निंग दिया कि अगले 10 दिनों तक कोई भी पहाड़ों पर मत जाए, है ना, अगले 10 दिनों में भारी बारिश होने के चांसेस हैं। तो ये पहले से प्रेडिक्शन दे देते हैं, 75%, 80%, 90% चांसेस हैं कि आज बारिश होगी। आपने देखा होगा, जो वेदर प्रेडिक्शन का ऐप है उसमें देखते होगे आप, है ना, देखा होगा आपने, है ना। तो ये क्या है भाई, तो यहां पर क्या है, यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है। मतलब हम ज्योग्राफी में पढ़ तो रहे हैं कि ठीक है यार, वेदर के बारे में पढ़ रहे हैं, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम हर एक चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, हम भूकंप के बारे में पढ़ रहे हैं, अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हम सुनामी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ रहे हैं हम उसके बारे में कि हाँ सुनामी आती है, भूकंप आता है, भाई उसके कॉजेस के बारे में क्यों रहा है, कॉज क्या है इसका, ये सुनामी क्यों आ रही है, बारिश क्यों हो रही है ना, और उसके क्या क्या इफेक्ट होने वाले हैं, ताकि हम फ्यूचर में उससे निपट भी सके, है ना, फ्यूचर में हम बहुत जल्दी एक्शन भी ले लें, क्योंकि एक्शन नहीं लेंगे तो जान माल का नुकसान हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, अभी जैसे आपने देखा होगा, अभी पहाड़ों पे कोई नहीं जा रहा, अभी जून जुलाई में तो बहुत सारे लोग जा रहे थे, अब कोई नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि भैया सबने क्या देख लिया, सबने मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट की जो प्रेडिक्शंस है वो देख लिया, उन्होंने वार्निंग दिया कि अगले 15 से 20 दिन वहां पर कोई ना जाए, क्योंकि बहुत बुरी हालत हो रखी है वहां पे। तो यहां पे सिंपल सा क्या है भाई, कॉज एंड इफेक्ट। मतलब ज्योग्राफी सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनके बारे में बात कर रही है, उनके कॉजेस को भी जान रही है, भाई ऐसा हुआ क्यों, पहाड़ कैसे बने, बारिश क्यों हुई, है ना, और उसके क्या इफेक्ट होते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, उसके बारे में भी बताती है। तो उसको हमने क्या बोल दिया, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बोल दिया। समझ में आ गया इस टर्म का, आई होप आपको मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, द इंटरेक्शन बिटवीन द फिजिकल एनवायरमेंट एंड ह्यूमन बींग्स हैज बीन वेरी स्क्रूटनली डिस्क्राइब्ड बाय अ पोएट इन द फॉलोइंग डायलॉग। अब यहां पर सुनना, यहां पे आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप है किसके और किसका रिलेशनशिप, ह्यूमन बींग्स का और फिजिकल एनवायरमेंट का। मतलब ये फिजिकल ज्योग्राफी जो है और जो ह्यूमंस जो है, ह्यूमंस और फिजिकल एनवायरमेंट का जो एक रिलेशनशिप बताया है, किसने बताया है, एक पोइट ने बताया है। उस पोइट की हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं उसने क्या स्टेटमेंट दिया। अब ध्यान से सुनो, उसने क्या बोला, उस पोइट ने बोला कि ह्यूमन एंड नेचर, नेचर का मतलब यहां पे गॉड से है ना, यहां पे नेचर का मतलब किससे बताया गया, गॉड से। ह्यूमन एंड नेचर यू क्रिएटेड द सॉइल। ह्यूमन क्या बोल रहे हैं कि भैया ह्यूमन जो है नेचर से बोल रहे हैं, ह्यूमन जो भगवान से बोल रहे हैं, यहां पे भगवान और नेचर सेम ही है। ह्यूमन ने भगवान से क्या बोला कि यू क्रिएटेड द सॉइल, कि भगवान जी आपने ना सॉइल बनाई, आपने क्या बनाई, आपने मिट्टी बनाई, और हमने अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके उस मिट्टी का क्या बना लिया, कप बना लिया। ये कौन बोल रहा है, ह्यूमन बींग्स नेचर से बोल रहे हैं, भगवान से बोल रहे हैं। और क्या बोला देखो कि भगवान जी आपने क्या बनाया, आपने जो है रात बनाई, रात, नाइट, ठीक है, और हमने क्या किया, हमने उस रात में उजाला लेने के लिए हमने क्या बना दी, लैंप बना दी। कि ठीक है रात होती है, हमने एक्सेप्ट कर लिया, नेचर है भाई, इट्स अ पार्ट ऑफ नेचर। भैया दिन होता है, रात होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, सब होता है। रात में अंधेरा हो जाता है, हमारे घर में क्या जल जाती है, लाइट जल जाती है, लैंप्स वगैरह जल जाती हैं। तो यहां पे वही पॉइंट बोल रहे हैं कि आपने रात बनाई तो हमने लैंप बना दी, ठीक है। और क्या बोला इन्होंने, है ना, यू क्रिएटेड वाइल्डनेस, हिली टेरेन्स, मतलब आपने जंगल बनाए, आपने हिली एरियाज बना दिए, एंड डेजर्ट्स, और हमने क्या बना दिया, हमने जो है फ्लावर बेड्स और गार्डन्स बना दिए। अब गार्डन्स और फ्लावर बेड्स तो इंसान ही बनाते हैं ना, आपने देखा होगा बड़े बड़े गार्डन्स बनाए जाते हैं, किसके द्वारा बनाए जाते हैं, इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं। तो यहां पे एक स्टेटमेंट दी गई है इन पोइट के द्वारा, और इसमें क्या बताया गया, इसमें एक इंटरेक्शन बताया गया है, किसका,
तो भैया नेचर का जब ह्यूमन बीइंग से इंटरेक्शन हुआ तो वो कैसा दिखता है? तो यहाँ पे सिंपल सा बताया गया है कि यहाँ पे ना ह्यूमन बीइंग ने नेचर के साथ इंटरेक्ट किया और अपने हिसाब से जो है ढालना सीख लिया, है ना, नेचर के हिसाब से अपने आप को ढालना सीख लिया। और हमने ऐसा नहीं है कि अपने आप को ढालना सीख लिया, हमने अपने अपने हिसाब से जो है नेचर को भी बदलना सीख लिया। वो बहुत ज्यादा बदल दिया, इतना ज्यादा बदला कि आज देख लो हालत कितनी खराब हो रखी है ना। आज हमारा जो टेम्परेचर है वो इतना बढ़ रहा है ना। आज हमारा देखो, आज हमारे जो पहाड़ हैं वो गिर रहे हैं, आज हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत ज्यादा पिघल रहे हैं। तो हमने कुछ ज्यादा ही नेचर को अपने हिसाब से बदल दिया, ठीक है, इतना नहीं बदलना चाहिए। तो समझ में आया ना। चलिए अब यहां पे बात कर लेते हैं किसके, 10 वी नाउ फाइंड द, हाँ अब यहां पे दो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है ना, ये आपने पढ़ लिया, ये सारी चीजें पढ़ लिया आपने। तो यहां से कंक्लूजन क्या हुआ, तो यहां पे बताया गया है कि 10 वी नाउ फाइंड ह्यूमनाइज्ड नेचर एंड नेचुरलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स एंड ज्योग्राफी स्टडीज दिस इंटरैक्टिव रिलेशनशिप। मतलब यहां पे जो ह्यूमन बीइंग्स और नेचर का जो इंटरेक्शन है ना, इसको क्या बोला गया है, आप इसे बोला गया ह्यूमनाइज्ड नेचर। मतलब इंसान ने नेचर के हिसाब से जो है अपने आप को चेंज कर लिया। और ऐसा नहीं है कि अपने आप को चेंज किया, नेचर को बदल भी लिया है, अपने हिसाब से नेचर को बदला भी है। तो यहां पे ये बात हो रही है, क्लियर हुआ या नहीं हो, फटाफट से बताओ। नेचर के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई भी करा है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया नेचुरलाइज्ड ह्यूमन। नेचर के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई कर लिया और क्या किया भाई, और अपने ह्यूमंस के अकॉर्डिंग जो है नेचर को भी मॉडिफाई किया है। तो उसको हमने क्या बोल दिया, इसको बोल दिया हमने ह्यूमनाइज्ड नेचर। मतलब ह्यूमंस ने नेचर को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया। क्लियर हुआ ना, फटाफट से बताओ जल्दी से, है ना। अब इसका एग्जांपल लिख लो, अब आपको अगर कंफ्यूजन है तो इसका एग्जांपल लिख लो, डैम्स। डैम्स, अब डैम्स के एग्जांपल की बात करूं, डैम्स किस पर बनते हैं, रिवर्स में बनते हैं, रिवर, है ना। अब हम डैम्स क्यों बनाते हैं, अब डैम्स का इस्तेमाल बहुत सारी चीजों के लिए करते हैं हम, है ना। डैम्स का इस्तेमाल हम जो है बिजली बनाने के लिए करते हैं, डैम्स का इस्तेमाल जो है हम बाढ़ रोकने के लिए करते हैं, बाढ़ ना रुके। अब डैम्स में होता क्या बेसिकली, डैम्स में हम एक बहुत बड़ा रिजर्वॉयर बना देते हैं, है ना। तो पानी की जब पानी का जो बहाव जो होता है बहुत तेज होता है, फिर ज्यादा होता है, तो वो जो एक्स्ट्रा पानी जो होता है वो उस रिजर्वॉयर में जमा हो जाता है ना। और वो एक्स्ट्रा पानी को हम ऐसी जगह पे भेज देते हैं जहां पर पानी की कमी होती है। तो किसके किसके थ्रू जाते हैं वो, नहरों के थ्रू जाते हैं, कैनाल्स के थ्रू जाते हैं। तो जहां वो पानी की कमी है तो कैनाल्स के थ्रू जो है उन जगहों पर चला जाएगा जहां पर पानी की कमी है। तो ये सब क्या है भाई, तो ह्यूमन बीइंग ने क्या किया, ह्यूमन बीइंग ने अपने हिसाब से क्या किया है, नेचर को भी बदला है। यार तुम पूरा का पूरा बहाव चेंज कर देते हो, नदी का जो नेचुरल फ्लो जो है वो चेंज कर देते हो डैम बना के। तो यहां पे क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, ह्यूमनाइज्ड नेचर। मतलब ये जो नेचर है इंसानों ने अपने हिसाब से क्या कर लिया है, अपने हिसाब से इसको बदल लिया है। अब दूसरा टर्म क्या यूज हुआ है, नेचुरलाइज्ड ह्यूमन। नेचुरलाइज्ड ह्यूमन मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ नेचर को बदला है, हमने नेचर के हिसाब से अपने आप को भी बदला है। इसका सिंपल सा मतलब है, एग्जांपल ले लो आप, नॉर्थ इंडिया में कश्मीर में चले जाओ, हिमाचल में चले जाओ, वहां पे सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो आप क्या पहनते हो, गरम गरम कपड़े पहनते हो भाई, है ना। साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहां पे लोग व्हाइट शर्ट और लुंगी वगैरह पहनना प्रेफर करते हैं। तो ये क्या किया हमने, ये हमने नेचुरलाइज्ड ह्यूमन बीइंग है, मतलब हमने नेचर के हिसाब से अपने आप को बदला है। तो ये दोनों जो शब्द हैं, ह्यूमनाइज्ड नेचर और नेचुरलाइज्ड ह्यूमन, इन दोनों का आपको जो है मतलब समझ में आ गया होगा। ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, और ज्योग्राफी में हम इन दोनों का ही इंटरेक्शन पढ़ते हैं। ज्योग्राफी में इन दोनों का जो इंटरेक्शन हो रहा है ना, कि ह्यूमन बीइंग्स अपने आप को बदल रहे हैं नेचर के हिसाब से, नेचर ह्यूमन बीइंग के हिसाब से बदल रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब इंटरेक्टिव रिलेशनशिप जो है ना, वो भी कौन बताता है, वो भी हमारा ज्योग्राफी ही बताता है। समझ में आ गया, आई होप आपको इतनी चीजें हैं वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गई हैं, अरे बड़े मेहनत से पढ़ रहे हैं आप, पढ़ लो, काहे बातें कर रहे हो बे, हैं काहे बातें कर रहे हो, इतना ज्यादा बताते हो ना तुम लोग। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए। हाँ, समझ में आया, समझ में आया नहीं आया, चमका या नहीं चमका ये बताओ पहले, चमका या नहीं चमका। लास्ट में पूरा रिवीजन करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ एग्जैक्टली बेटा, फॉरेस्ट कटिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्या है यार, हमने कुछ ज्यादा ही नेचर को बदल लिया अपने हिसाब से। तो अब वो नेचर जो है अपना रंग दिखा रहा है। मतलब होता है देखो यार, ऐसा बोलते हैं ना कि इंसानों ने अपना जीवन जो है गुफाओं से शुरू किया था और एंड भी वहीं से होगा। तो हम जिस तरीके से अपने नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ना, तो फ्यूचर में ये सब होने वाला है। ठीक है, चमक गया, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैट डिसेबल करवा देता हूं, अभी वो बैठे नहीं है कंप्यूटर वाले भैया, मैं करवा दूंगा, ठीक है। चैट कोई तो बात नहीं, मैं नहीं पढ़ रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं, क्या क्या दे रखा है। सो इन दिस सिचुएशन ह्यूमन आउट ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी प्रोवाइडेड बाय द नेचर चूज द बेस्ट सुटेबल फॉर देम एंड क्रिएट इन्वेंशंस। ये तो वही बात बोली जा रही है कि इंसानों ने क्या किया, इंसानों ने देखो, हम अपने ना, हम हमेशा क्या करते हैं, हम ना हमेशा अपनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि हमारे लिए बेस्ट क्या है, वो हम देखते हैं, बेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो ह्यूमंस ने क्या किया, ह्यूमंस ने वही किया, ह्यूमंस ने पूरा एक्सप्लोर किया पहले तो नेचर को, है ना, और अपने लिए कुछ बेस्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढी, और उन्हें बहुत सारे जो है इन्वेंशंस कर दिए, है ना। और बहुत सारे जो इन्वेंशंस आज देखते हो वो अपने फायदे के लिए किए। क्लियर हुआ, है ना। सो दिस कैन बी टर्म्ड
cooperation between humanized nature and naturalized human since they both go hand in hand। मतलब समझ में आया, दोनों जो है एक साथ ही चल रहे हैं कि इंसान जो है अपने अपने मतलब अपने आप को नेचर के हिसाब से बदल रहा है और अपने अकॉर्डिंग जो है नेचर को चेंज भी कर रहा है। तो दोनों जो चीजें जो है ना वो हैंड बाय हैंड, मतलब साथ साथ चल रही हैं सारी चीजें। क्लियर हुआ? चलिए अब देखो आगे बात कर लेते हैं। सो ज्योग्राफी डिसिप्लिन एज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड फिजिकल या फिर नेचुरल फेनोमेना दैट वेरी ओवर स्पेस एंड देयर इंटीग्रेशन एंड सीक्स द आंसर्स टू व्हाट, वेयर एंड व्हाई। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मतलब ये जो बहुत एकदम भारी सा स्टेटमेंट लगा ना कि सर पूरा ऊपर से निकल गया, कुछ नहीं समझ में आया। मैं समझाऊंगा ना, मैं हूं ना, तो मैं समझाने के लिए आया हूं यहाँ पे, जो भी टफ चीजें वो समझाने के लिए आया हूं। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि जो ज्योग्राफी है ना, अगर आप एज अ डिसिप्लिन की तरह पढ़ोगे, सब्जेक्ट की तरह पढ़ोगे, 10th तक क्या पढ़ा था आपने, एक ब्रांच थी है ना सोशल साइंस। सोशल साइंस में क्या पढ़ते थे आप, सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट पढ़ते थे आप, हिस्ट्री, ज्योग्राफी है ना, सिविक्स और इको है ना। तो यहां पे बताया गया ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन अगर पढ़ते हो ना, तो ये क्या एक ब्रांच है किसकी, सोशल साइंस की है ना। और ये किस चीज को फाइंड करती है, किस चीज को बताती है, तो यहां पे ह्यूमन और फिजिकल जो फेनोमेना हो रही है, मतलब ह्यूमन और फिजिकल फेनोमेना हो रही है, इनके बीच के रिलेशनशिप को बताते हैं। और ये क्या, ये किसके अकॉर्डिंग वेरी करता है, ये स्पेस और टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करता है। इसका मतलब क्या हुआ सर, मतलब जहां आप जगह पे बैठे हो, स्पेस का मतलब क्या होता है कि किसी जगह पे हो आप अभी मैं कहां बैठा हूं, अभी मैं यूपी में हूं मान के चलो, तो यहां पे कुछ अलग सीन है भाई, जो लोग ग्लेशियर्स में हैं उनके लिए अलग सीन है। तो ये जो ह्यूमंस का, जो ह्यूमन ग्लेशियर पे रह रहे हैं और जो ह्यूमन यहां पर रह रहे हैं झुलसती हुई गर्मी में, तो इनका जो इंटरेक्शन होगा ज्योग्राफी के साथ में और मेरा जो इंटरेक्शन होगा ज्योग्राफी के साथ में वो अलग अलग होगा ना। तो यहां पे चीजें वेरी करती हैं, टाइम और स्पेस। यहां पे 2 चीजों का इस्तेमाल हुआ है, एक हुआ है टाइम का और एक हुआ है स्पेस का, टाइम का और स्पेस का। टाइम का मतलब क्या होता है भाई, टाइम के अकॉर्डिंग चीजें बदलती रहती हैं। जैसे मैं बात करूं कि जो पहले आपने सुना होगा कि जो ये वेस्टर्न घाट जो थे हमारे, या फिर जो अरावली हिल्स जो थी पहले हमारी, वो पहले बहुत ऊंची हुआ करती थी, लेकिन टाइम के साथ साथ वो टूट गई। आपने सुना होगा कि जो हमारा जो एवरेस्ट है उसकी हाइट अभी भी बढ़ रही है, मतलब जो हमारे यंग माउंटेन्स हैं, जो हिमालयन माउंटेन्स जो हैं, वो अभी भी अपनी उनकी हाइट बहुत ऊंची होती जा रही है और ये अभी और ऊंचे हो गए हैं। तो ये क्या, अब जैसे आप आज से 500 साल 1000 साल बाद पढ़ोगे तो शायद माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ चुकी होगी। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे ये है कि भाई टाइम के साथ जो है हमारा जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो भी चेंज होता है, वेरी करता रहता है। तो यहां पे ज्योग्राफी में 2 इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, एक तो टाइम और दूसरा स्पेस। टाइम के अकॉर्डिंग चीजें बदल जाती हैं ज्योग्राफी में, और दूसरा स्पेस, मतलब जहां जगह चेंज हुई वहां भी जो ज्योग्राफी है जो आपकी बदल जाती है। स्पेस का मतलब समझ लो यार, जगह जहां चेंज हुई वहां आपकी ज्योग्राफी बदल जाएगी, वहां आपको अलग अलग चीजें दिखाई देंगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहां पे वही बात हो रही है देखो, है ना। अब ज्योग्राफी डिसिप्लिन एज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड फिजिकल फेनोमेना, मतलब जो ह्यूमन और फिजिकल जो चीजें हो रही हैं इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो बताता है ना, दैट वेरी ओवर स्पेस एंड देयर इंटीग्रेशन एंड सीक्स द आंसर्स टू व्हाट, वेयर एंड व्हाई। अब यहां पे जब बात आती है ना, मेन जो चीज की बात आती है कि एक्चुअल में ज्योग्राफी करती क्या है, ज्योग्राफी का काम क्या होता है, तो यहां पर 3 जो शब्द हैं वो आते हैं, 3 क्वेश्चंस आते हैं। वो क्वेश्चंस कौन से हैं तो भाई, तो वो क्वेश्चंस है व्हाट, वेयर एंड व्हाई। मतलब ये जो रिलेशनशिप है ना फिजिकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन बींग्स की, ये वेरी करती है टाइम और स्पेस के थ्रू, है ना। और यहां पर जो ज्योग्राफी है उसका रोल क्या होता है, यहां पर ज्योग्राफी का रोल ये होता है कि भाई ये जो रिलेशनशिप है ना ये क्यों कर रही है, कहां कर रही है, कैसे कर रही है। तो यहां पे सवाल आते हैं, 3 सवाल आते हैं। ये जो रिलेशनशिप है जो वेरी करती है वो कैसे करती है ना, क्यों करती है और कहां करती है। तो हमें 3 जो चीजें हैं वो ढूंढनी पड़ेंगी, है ना। जब ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं, ज्योग्राफी जो है क्या करता है, ज्योग्राफी 3 सवालों के आंसर खोजने की कोशिश करता है। जो ये फिजिकल एनवायरनमेंट है हमारा, जो ये फिजिकल ज्योग्राफी है हमारी, और जो ह्यूमंस है इनका इंटरेक्शन हुआ, है ना, और इससे क्या हुआ, इससे जो एक सब्जेक्ट का जन्म हुआ ज्योग्राफी का। अब ज्योग्राफी का काम क्या है, तो ज्योग्राफी का काम है 3 सवालों को ढूंढना। कौन से सवाल है भाई, तो वो सवाल है पहला व्हाट, वेयर एंड व्हाई। समझ में आ गया, फटाफट से बताओ। अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि व्हाट क्या है, वेयर क्या है और व्हाई क्या है। आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई। ध्यान से सुनना है आपको, कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनना है। पूरा ये चैप्टर थ्योरेटिकल चैप्टर है और मजा आएगा आपको, मैं इतनी गारंटी देता हूं आपको, ठीक है। चलिए, है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे, अब सबसे पहले यहां पे क्या बोला गया है कि ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इज कंसर्न्ड विद 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस। ज्योग्राफी हमेशा जो है 3 क्वेश्चन पे आगे जो है खत्म हो जाता है। 3 क्वेश्चन होते हैं ज्योग्राफी के पास में, क्लियर है। अब यहां पे पहला क्वेश्चन पढ़ो, सम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैटर्न ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स फाउंड ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। दीज आर द क्वेश्चंस अबाउट व्हाट।
सबसे पहले सिंपल से अगर भाषा में बताऊं तो मैं एक कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं, मान के चलो मैं पहाड़ों का एग्जांपल ले लेता हूं, पहाड़ों का, है ना, माउंटेन्स का। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ माउंटेन्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ माउंटेन्स। अब माउंटेन्स की हम बात करें, अब मेरा पहला क्वेश्चन होना चाहिए, चलो ठीक है, माउंटेन्स सर कहां पर है, माउंटेन्स है कहां पर, तो पहला क्वेश्चन क्या आ गया, पहला क्वेश्चन आ गया वेयर का, माउंटेन्स कहां पर है, तो पहला क्वेश्चन क्या है सर, कहां पर है माउंटेन्स, वेयर, है ना। अच्छा फिर मैं बोलूं सर ये माउंटेन्स है क्या, क्या है क्या माउंटेन्स, ये क्या है, माउंटेन्स क्या है, तो पहला दूसरा क्वेश्चन क्या आ गया, व्हाट का क्वेश्चन आ गया, व्हाट, सर ये माउंटेन्स क्या है। चलो पहला क्वेश्चन ले लो, पहला क्वेश्चन, सर ये माउंटेन्स क्या होते हैं, तो मैंने बता दिया माउंटेन्स जो होते हैं लंबे लंबे जो पहाड़ जो होते हैं, जो स्ट्रक्चर दिखते हैं आपको, ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे स्ट्रक्चर जो दिखते हैं, उसको हम पहाड़ बोल देते हैं, माउंटेन्स बोल देते हैं, ठीक है। फिर आपका दूसरा सवाल क्या आया, आपका दूसरा सवाल आया कि सर ये माउंटेन्स कहां पाए जाते हैं, वेयर, कहां पाए जाते हैं, तो मैंने बताया कि जब आप नॉर्थ इंडिया में जाओगे, वहां पे आपको माउंटेन्स हिमालयस वगैरह मिल जाएंगे, है ना। आप नॉर्थ इंडिया में जाओगे, वहां पर आपको क्या मिल जाएंगे, कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में आपको जो है ऊंचे ऊंचे जो है माउंटेन्स देखने को मिल जाएंगे, कि चलो ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन आया, सर ठीक है वो सब तो ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या आया, सर ये जो माउंटेन्स हैं ये बने कैसे, वाई। तो देखो हम हमेशा याद रखना, जब ज्योग्राफी की हम बात करते हैं ना, तो देखो जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो जब व्हाट और वेयर की बात होती है, तब तक ज्योग्राफी एक नॉर्मल सब्जेक्ट होता है ना, बिल्कुल सादा सब्जेक्ट होता है, बिल्कुल एक सोशल साइंस वाला सब्जेक्ट होता है। लेकिन जैसे ही यहां पर एक क्वेश्चन ऐड हो जाता है, कौन सा वाला, ये वाई वाला क्वेश्चन जैसे ही यहां पे ऐड हो जाता है, वैसे ही क्या हो जाता है, वैसे वैसे यहां पर जो है साइंस आ जाती है, ज्योग्राफी एज अ साइंस आ जाती है। अरे साइंस क्या होती है भाई, साइंस में आप क्या पढ़ते हो, साइंस में सिंपल सा होता है, साइंस में जो आपके अप्लाइड प्रिंसिपल्स जो होते हैं वही तो पढ़ते हो। साइंस में जैसे आपने जो भी पढ़ा कि आपने इस केमिकल को उस केमिकल में मिला दिया, है ना, जैसे बस में ब्रेक लगी तो आप आगे क्यों भागते हो, तो एक अप्लाइड प्रिंसिपल्स होते हैं साइंस में, तो ये ऐसा हो रहा है, हर चीज के पीछे लॉजिक होता है। क्यों, साइंस का मतलब ही क्यों होता है, क्यों, ये कोई भी चीज अगर ऐसी हुई, आप छत पे से नीचे गिरे तो नीचे ही क्यों गिरे, तो भाई ग्रेविटी आ गई, उसके लिए ग्रेविटी की पूरी थ्योरी आ गई। तो यहां पर देखो जब तक दो सवाल रहते हैं, व्हाट और वेयर, तब तक ज्योग्राफी एक नॉर्मल सब्जेक्ट होता है। जैसे यहां पे वाई आ जाता है, तो यहां पे अप्लाइड प्रिंसिपल लगने शुरू हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो ज्योग्राफी एक नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं है, एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट तो है, उसके साथ साथ यहां पर आप इस सब्जेक्ट को साइंस के डिसिप्लिन से भी रिलेट कर सकते हो, एक पूरी साइंस है ये। और आप आगे पढ़ोगे, जो जो भी चैप्टर्स पढ़ने वाले हो, उसमें पूरी की पूरी फील आएगी आपको साइंस वाली। क्लियर हुआ, समझ में आ गया, फटाफट से बताओ जल्दी से। बहुत ही अच्छी बात है ना। तो यहां पे वही पढ़ो, देखो आप पूरा जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, मोटा मोटा बता दिया है कि भाई देखो ज्योग्राफी जो होती है, वो जब हम डिफाइन करते हैं, ज्योग्राफी किन तीन सवालों पर बेस्ड होती है। जब भी हम बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी की, और जब भी हम बात करते हैं ह्यूमन इंटरेक्शन की, तो यहां पे तीन सवाल आते हैं कि कोई भी चीज कैसे हुई, क्यों हुई, और कहां हुई, है ना। तो क्या है कोई चीज, कहां हुई वो चीज, और क्यों है वो चीज हुई कैसे, सिंपल सी बात है। तो यहां पे देखो सम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैटर्न ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स एज फाउंड ओवर द सर्फेस। तो मतलब जहां जहां भी आपको जो भी फीचर्स मिल रहे हैं, जो भी नेचुरल फीचर्स मिल रहे हैं, जो भी कल्चरल फीचर्स मिल रहे हैं, वो आपको मिल रहे हैं। आपने क्वेश्चन पूछ लिया क्या है भाई ये, फिर क्या, सम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल एंड ह्यूमन कल्चरल फीचर्स ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब जो भी ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ये कहां कहां पर हुआ है ना, तो वही बात हो रही है, दीज आर द क्वेश्चन ऑफ वेयर, कि ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है नेचुरल और कल्चरल फीचर्स का, ह्यूमंस का और नेचर का, ये कहां कहां डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब लास्ट क्वेश्चन क्या आएगा, लास्ट क्वेश्चन बहुत ही जरूरी आएगा, कि थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द एक्सप्लेनेशन। मतलब ठीक है, आपने बोल दिया कि ह्यूमन के बारे में बोल दिया आपने, है ना, आपने ह्यूमंस के, आपने नेचर के बारे में बोल दिया, फिजिकल और ह्यूमन दोनों को आपने बता दिया क्या है कहां है। लेकिन तीसरा जो क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेनेशन, ये क्यों है भाई, है क्यों, पहाड़ क्यों बने, डेजर्ट्स क्यों बने, वेस्टर्न घाट इधर क्यों है, तो उसके बारे में बताता। तो तीसरा क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहां पे लिख लो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है भाई, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है, क्यों, इसको यही यहां पे जो है, यहां पे ही ये सब्जेक्ट जो है वो इंटरेस्टिंग बन जाता है, यहां पे ये सब्जेक्ट जो है पूरा साइंस बन जाता है। सो थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स एंड द प्रोसेस एंड फेनोमेना। तो ये जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी रिलेशनशिप है ना, जो भी ये फेनोमेना हो रहा है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, रिलेशनशिप क्या है, वो हमें कौन बताता है भाई, तो वो हमें जो है ये वाई वाला क्वेश्चन बताता है। सिंपल सी बात है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आगे क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो फटाफट से। इट ऑल्सो टेक नोट of the association and interrelationship between phenomena resulting from the
डायनेमिक इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड देयर फिजिकल एनवायरमेंट। तो यहां पे क्या बोला गया है, देखो यहां पे बात हुआ है कि डायनेमिक इंटरेक्शन। अब इससे डायनेमिक क्यों बोला गया है ना, डायनेमिक क्यों बोला गया है इसको? तो डायनेमिक का सिंपल सा मतलब था जो चीजें चेंज होती रहती है, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। तो स्पेस और टाइम के साथ चीजें चेंज हो जाती हैं, है ना। तो यहां पे वही बताया गया कि इट ऑल्सो टेक नोट एसोसिएशन एंड इंटर रिलेशन बिटवीन। तो जो भी चीजें हैं और जो एक रिलेशनशिप बिटवीन है, किसके किसके बीच में रिलेशन है, तो जो भी फेनोमेना हो रही है, रिलेशनशिप बिटवीन द फेनोमेना रिजल्टिंग फ्रॉम द डायनेमिक इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड देयर फिजिकल एनवायरमेंट। तो जो भी ह्यूमन बींग्स और फिजिकल एनवायरमेंट के बीच में जो भी इंटरेक्शन हो रहा है ना, जो भी इंटरेक्शन, डायनेमिक इंटरेक्शन, मतलब डायनेमिक क्यों बोला गया है कि इंटरेक्शन एक जैसा नहीं है, अलग अलग इंटरेक्शन है, स्पेस और टाइम के हिसाब से वो जो इंटरेक्शन है वो चेंज हो रहा है ना। जो भी इंटरेक्शन हुआ और जो भी जो फिनोमेना हो रही है इंटरेक्शन को लेके, उसकी स्टडी कौन करता है भाई? तो उसकी स्टडी हमारी ज्योग्राफी ही करता है कि भाई दो, एक ह्यूमन बींग्स है ना, और फिजिकल एनवायरमेंट, जब ये दोनों मिले तो बहुत सारे क्या एक डायनेमिक इंटरेक्शन, वो डायनेमिक इंटरेक्शन ही क्यों हुआ? क्योंकि हर एक ह्यूमन बीइंग जो अलग अलग जगह पे रह रहा है, स्पेस और टाइम के हिसाब से उनके जो इंटरेक्शन है वो भी डायनेमिक होंगे, अलग अलग होंगे, है ना। तो उसी के बारे में कौन बताता है भाई? उस रिलेशनशिप के बारे में कौन बताता है? तो हमें ज्योग्राफी ही बताता है। बेटा डायनेमिक का मतलब होता है जो चीजें बदलती रहती हैं, डायनेमिक, डायनेमिक इन नेचर, जो चीजें बदलती रहती हैं, स्टैटिक नहीं रहती, एक जैसी नहीं रहती, बदलती रहती हैं ओवर द स्पेस एंड टाइम। सिंपल सा मतलब है। क्लियर हुआ ना? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या पढ़ना है इसमें, ये देखो ध्यान से। तो ज्योग्राफी इज अ डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस। अब सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, फटाफट से बताओ, किसी को मतलब पता है सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस का मतलब, सिंथेसिस का मतलब पता है क्या होता है? एक मिनट पानी पी लूं यार, तुम लोग तब तक कर लो यार। यार इतनी बातें कैसे कर लेते हो यार तुम लोग, हाँ इतनी बातें कैसे कर लेते हो तुम लोग? अरे सिंथेसिस का मतलब तो बताओ भाई। तो सिंथेसिस का सिंपल सा मतलब होता है कि जब हम किसी भी आइडिया को, किसी भी सब्जेक्ट को, है ना, जब किसी भी आइडिया को, किसी भी सब्जेक्ट को हम एक कंबाइन कर देते हैं ना, कंबाइन करके तब उसका एनालिसिस करना शुरू करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सिंथेसिस बोलते हैं। समझ में आ गया? तो यहां पे हमने क्या बोला? ज्योग्राफी इज अ डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस। मतलब हमने क्या किया? हमने सिर्फ जब ज्योग्राफी को पढ़ा तो सिर्फ ज्योग्राफी को ही नहीं पढ़ा, हमने उसके अलावा जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है, मतलब सब्जेक्ट तो वो अलग है, डिसिप्लिन अलग है, ज्योग्राफी अलग है भाई, वो सारे सब्जेक्ट अलग है, लेकिन हमने जो है उनसे उन्हें कंबाइन करके तब हमने ज्योग्राफी को पढ़ा। और यही रूल है ज्योग्राफी को पढ़ने का। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी आइडिया को कंबाइन करके, है ना, ऐसा नहीं सिर्फ ज्योग्राफी को जब पढ़ेंगे तो सिर्फ ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, हम उस ज्योग्राफी के साथ साथ हिस्ट्री को भी पढ़ेंगे, है ना, इकोनॉमिक्स को भी पढ़ेंगे, हर चीज को पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? तो उसको हम बोलते हैं सिंथेसिस। क्लियर हुआ ना? तो देखो ज्योग्राफी इज अ डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस, है ना, इट अटेम्प्ट स्पैटियल सिंथेसिस एंड हिस्ट्री अटेम्प्ट टेम्पोरल सिंथेसिस। ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, तो एक मिनट इस स्टेटमेंट को ना मैं थोड़ा सा एक अलग अंडरलाइन कर देता हूं। तो यहां पे क्या बोला गया है? स्पैटियल सिंथेसिस बोला गया है, और यहां पे टेम्पोरल सिंथेसिस बोला गया है। अच्छा, स्पैटियल का मतलब क्या होता है? स्पैटियल का मैंने बता दिया, ओवर द स्पेस चीजें चेंज हो जाती हैं, है ना। दूसरा क्या है भाई? दूसरा है टेम्पोरल सिंथेसिस। टेम्पोरल का मतलब होता है टाइम। टेम्पोरल का मतलब क्या होता है? टाइम से होता है। यहां पे मैंने हमेशा आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब भी कोई बात होती है ना, जब भी ज्योग्राफी की बात होती है, तो ज्योग्राफी जो होता है वो अपने हिसाब से, स्पेस के हिसाब से और टाइम के हिसाब से वो अपने आप को बदलता है। अब जब मैं ज्योग्राफी की बात करता हूं तो यहां पे क्या आता है? यहां पे आता है क्या? स्पेस। और जब मैं हिस्ट्री की बात करता हूं, हिस्ट्री अटेम्प्ट टेम्पोरल सिंथेसिस। हिस्ट्री में जब बात होती है तो हिस्ट्री में मेन क्या होता है? टाइम होता है भाई। आज से 200 साल पहले जो हुआ तब चीजें अलग रही होंगी, है ना। समझ में आया? अब यहां पे टाइम से मतलब क्या, समझ के देखो, मान के चलो मैंने बोला कि पेज कहां से ऐड करते हैं भाई? नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं। मैंने बोला, तो ध्यान से सुनो, मैंने बोला अगर आपको पॉइंट ए से बी पॉइंट पे जाना है,
है ना। मैंने बोला आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, ठीक है। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाओगे, मैंने बोला कि ए से बी जो है वो 200 किलोमीटर दूर है, वो 200 किलोमीटर दूर है, ए से बी पॉइंट में जाओगे। तो अब आप इसको किस तरीके से देख सकते हो, जब आप बोलोगे कि ए से बी जो है 200 किलोमीटर दूर है, तो आप किसकी बात कर रहे हो, तो आप बात कर रहे हो स्पेस के बारे में। और जब आप बोलोगे कि यार ए से बी जो है वो 2 घंटे की दूरी पे है, किसके, 2 घंटे की दूरी पे, 2 आवर्स, तो आप किसके बारे में बात कर रहे हो, तो आप बात कर रहे हो टाइम के बारे में। चमका कुछ, चमका या नहीं चमका, ये बताओ पहले। तो ज्योग्राफी की जब बात होती है तो ज्योग्राफी में हम क्या बोलते हैं भाई, स्पेस बोलते हैं। और जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में किसका रोल होता है, टाइम का ही तो रोल होता है। अब थोड़ा समझने की, डीप समझने की कोशिश करो। अगर मैं थोड़ा सा, और ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, ये दोनों जो है ना, स्पेस और टाइम, ये क्या है भाई, ये इंटरकनेक्टेड है। सर क्या मतलब हुआ इसका, मतलब ये हुआ, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एक एग्जांपल लेता हूं। मान के चलो आज से हम बात कर लेते हैं 100-150 साल पहले की, 150-200 साल पहले की बात कर लेते हैं। चलो अब मैं 200 साल 250 साल पहले की बात करूं, तो यहां पे हम बात करेंगे किसके बारे में, नेपोलियन के बारे में। अब नेपोलियन की सबसे बड़ी जो लाइफ की गलती थी वो क्या थी, नेपोलियन की जो सबसे बड़ी लाइफ की गलती तो क्या थी कि उसने 1812 में रशिया पे अटैक कर दिया था। आपने सुनो, आपने स्टोरी सुनी होगी नेपोलियन के बारे में, 10th तक तो पढ़ा है आपने, 10th में आपने पढ़ा था नेपोलियन के बारे में। और नेपोलियन 1815 में हार गया था वाटरलू के बैटल में, आपने ये सुना होगा। 1815 में हुआ क्या था, वो हारा क्यों था, बैटल ऑफ वाटरलू में हारा क्यों था पता है कभी, क्योंकि 1812 में उसने रशिया पे अटैक कर दिया था। अब ये मैं हिस्ट्री की बात बता रहा हूं, है ना। उस टाइम की अगर मैं बात करूं तो रशिया जो था वो बहुत ही पावरफुल था। और रशिया पावरफुल क्यों था, क्योंकि रशिया के पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था, ज्योग्राफिकल एडवांटेज। ज्योग्राफिकल एडवांटेज क्यों भाई, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रशिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है रशिया, उसका कोई अंत ही नहीं है। और आधे से ज्यादा रशिया जो है खाली पड़ा हुआ है, वहां पे -40 डिग्री टेम्परेचर रहता है, -40, -50, -60 तक चला जाता है। ऐसे में नेपोलियन जो है अपनी पूरी सेना को लेकर कहां गया था, रशिया। अब रशिया वालों को फायदा हो गया इससे, रशिया वालों ने बोला आन दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, कहां तक आएंगे, 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर। उस टाइम पे तो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई नहीं थी इतनी कि भाई तुम अपना फाइटर प्लेन ले जाओ सीधा अटैक कर दो, ऐसी टेक्नोलॉजी थी नहीं। 4 लाख सोल्जर्स के साथ भाई वो नेपोलियन निकला और चलता रहा चलता रहा चलता रहा, नहीं कर पाया वो। अब कहने को तो मैं हिस्ट्री की बात बता रहा हूं, है ना, टाइम की बात बोल रहा हूं मैं, टाइम ठीक है, जब हिस्ट्री की बात कर रहा हूं टाइम, लेकिन यहां पे सोच के देखो ज्योग्राफी का कितना बड़ा रोल है। अगर रशिया की ज्योग्राफी ऐसी ना होती, रशिया में -60-40 डिग्री टेम्परेचर ना होता, पहाड़ ना होते वहां पे, तो शायद नेपोलियन जो है कब्जा करके बैठ जाता, लेकिन ज्योग्राफी ने उसे रोक लिया। और उसकी जो सेम गलती थी किसने दोहराई, उसकी जो सेम गलती थी वो हिटलर ने दोहराई। हिटलर ने भी रशिया पे अटैक कर दिया, और जब हिटलर ने रशिया पे अटैक किया तो उससे क्या हुआ, हार गया भाई वो। उसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी, उसकी भी सबसे बड़ी गलती यही थी, उसने रशिया पे अटैक कर दिया। रशिया का कोई अंत ही नहीं है भाई, तो रशिया का सबसे बड़ा वेपन क्या है, ज्योग्राफी वहां की। अब हिस्ट्री के हिसाब से, टाइम के हिसाब से चीजें चेंज भी हो जाती हैं, टाइम के हिसाब से चीजें चेंज हो जाती हैं। अब आज के टाइम पर कोई भी रशिया पर अटैक कर सकता है, क्यों, क्योंकि आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप हो गई है। तो सारा गेम किसका है भाई, सारा गेम स्पेस का है, यानी कि जगह का है, और टाइम का है, ठीक है। और यही जो दोनों है, ये क्या बताते हैं, यही ज्योग्राफी के बारे में बताते हैं, और ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। क्लियर हुआ ना, फटाफट से बताओ जल्दी से, चीजें क्लियर हुई, बहुत ही अच्छी बात है ना। तो यहां पे वही बात की जा रही है, ज्योग्राफी इज अ डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस, ठीक है। इट अटेम्प्ट स्पैटियल सिंथेसिस एंड हिस्ट्री अटेम्प्ट टेम्पोरल सिंथेसिस। तो यहां पे अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो किसके बारे में बात करता है, स्पैटियल सिंथेसिस के बारे में करता है। मतलब यहां पे जगह के हिसाब से जो चीजें चेंज हो रही हैं, जगह के हिसाब से जो ज्योग्राफी चेंज हो रही है उसके बारे में। और जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, तो टेम्पोरल के बारे में, टाइम के बारे में बात करता है। इट्स वेरी ऑब्वियस कि जब आप हिस्ट्री के बारे में बात करोगे तो किसके बारे में बताएगा, टाइम के बारे में बताएगा, है ना। सो ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन हैज इंटरफेस विद न्यूमरस नेचुरल एंड सोशल साइंसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ना। ये क्या स्टेटमेंट दिया भाई, देखो ध्यान से, ये स्टेटमेंट ऐसी दी है कि ज्योग्राफी को अगर हम एज ए इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन पढ़े, मतलब इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, सबके साथ जोड़कर अगर देखें तो इसका जो है रिलेशनशिप निकलता है ना, किसके साथ में भाई, तो यहां पे लिखा गया है विद नेचुरल एंड सोशल साइंस। एक जो नेचुरल साइंसेज होती है, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस के बारे में बात करेंगे। जैसे सोशल साइंस की हम बात करें तो सोशल साइंस में दूसरे सब्जेक्ट आ जाते हैं, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। आप बोलोगे सर एक बात बताओ, ज्योग्राफी का
साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी से मतलब क्या होगा, कैसे इंटरेक्शन हो, मतलब आपने बोला कि ठीक है कि ज्योग्राफी जो होती है उसका रिलेशन होता है किससे होता है, नेचुरल साइंसेस से। नेचुरल साइंस का मतलब होता है नेचुरली जो चीजें आपको दिखती हैं, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी की मैं बात करूं, है ना, बॉटनी की मैं बात करूं, मैथ्स की हम बात करें, मैथ्स इज अ नेचुरल आप बोल सकते हो साइंस, है ना, बहुत सारी जो चीजें होती हैं अभी हम बात करेंगे उन सबके बारे में हम बात करेंगे। तो इनसे तो रिलेटेड है, लेकिन सोशल साइंस से भी रिलेटेड है। अब सोशल साइंस के सब्जेक्ट की हम बात करें तो सोशल साइंस में क्या है, सोशल साइंस में जो समाज में चीजें दिख रही है आपको, जैसे फॉर एग्जांपल सिविक्स की मैं बात करूं, सिविक्स की बात करूं, मैं पॉलिटी की बात करूं, तो पॉलिटी भी कहीं ना कहीं जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड है। कि सर कैसे रिलेटेड है, अब बात बताओ, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि आज से 20-25 साल पहले, 24 साल पहले क्या हुआ था भाई, कि जो शायद उससे भी पहले कि जो उत्तराखंड जो था और जो यूपी था वो दोनों सेम ही स्टेट थे, सेम स्टेट थे, मतलब एक ही स्टेट था, पहले यूपी ही बोला जाता था वो। आज के टाइम पर जो उत्तराखंड है वो अलग स्टेट है। अब कहने को ये पॉलिटी वाली चीज है ना, ये सारी जो बाउंड्रीज वगैरह जो होती है वो हम किस में डिसाइड करते हैं, पॉलिटी में, सिविक्स में। लेकिन यहां पे अगर मैं बोलूं पूरा का पूरा जो योगदान था वो ज्योग्राफी का था, तो कैसा लगेगा आपको। अब भाई ज्योग्राफी जो उत्तराखंड की ज्योग्राफी है वो थोड़ी अलग है, यूपी की जो ज्योग्राफी है वो थोड़ी अलग है। तो ज्योग्राफी के बेसिस पे, क्योंकि वहां पे ज्योग्राफी अलग है तो वहां के लोगों का कल्चर भी अलग है, तो हमने क्या किया, हमने उत्तराखंड को एक सेपरेट स्टेट बना दिया। अब कहने को ये क्या है, कहने को तो भाई हम पॉलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ज्योग्राफी। समझ में आ गया या नहीं आया, फटाफट से बताओ, समझ में आया या नहीं आया। तो यहां पे बोला गया है कि भाई जो ज्योग्राफी है वो नेचुरल साइंसेस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो भी आपको उठाना है वो उठा लो, जो भी नेचुरल साइंस है, और प्लस सोशल साइंस, इन सबसे रिलेटेड है। अब जैसे हम बात करें, सर आप बोलोगे सर एक बात बताओ, साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी सोशियोलॉजी की हम बात करें, फिलोसफी की हम बात करें, फिलोसफी इज द पार्ट ऑफ सोशल साइंस। तो एक बात बताओ, जितने भी बड़े आप देखोगे, जितने भी बड़े ये जो दार्शनिक थे, जो भी फिलोसफर्स थे जिन्होंने थ्योरीज दिया, फॉर एग्जांपल आर्यभट्ट की बात करूं मैं, है ना, एरिस्टोथनीज की बात करूं मैं, है ना, और बहुत सारे जो बड़े बड़े आप देखोगे जो फिलोसफर्स थे, रूसो की हम बात कर लें, तो इन्होंने जो भी अपनी थ्योरीज दी हैं, जो भी इन्होंने फिलोसफी लिखी है, उसमें ज्योग्राफी को भी डिफाइन किया, उस टाइम की, उस हिसाब की जो ज्योग्राफी थी उसको भी अपनी लेख में लिखा हुआ है। जैसे होता है ना, बहुत सारी पोएम्स जो होती हैं उसमें हम हर चीज को नेचर से कंपेयर कर लेते हैं, ज्योग्राफी से कंपेयर कर लेते हैं। तो भैया अगर मैं बोलूं कि ज्योग्राफी जो है वो फिलोसफी से भी रिलेटेड है, ज्योग्राफी जो है आप सोच के देखो, ज्योग्राफी जो है वो इको से भी रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स। कैसे भाई, आप सोच के देखो, मान के चलो इको में क्या आता है, ये सारी जो इकोनॉमिक चीजें होती है, अब कहीं पे सूखा पड़ गया, कहीं पे सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई और बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया, वहां पे फ्लड, आप बोल सकते हो फेमाइन आ गया वहां पे। अब फेमाइन जब आया तो पूरा का पूरा जो इकोनॉमी होती है बर्बाद हो जाती है, आपको पता है ना, जब फेमाइन आती है तो पूरी की पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो जाती है। अब इकोनॉमी तो बर्बाद हुई, उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमी में पढ़ेंगे वो। लेकिन इकोनॉमी बर्बाद क्यों हुई, तो वो ज्योग्राफी की वजह से हुई ना, कि बारिश हुई नहीं। बंगाल में जो फेमाइन आई थी 1775 में, 1873 में, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। अब क्यों मारे गए थे, वहां पे सूखा पड़ गया था, अंग्रेजों की भी गलती थी, वहां पे सूखा पड़ गया, बारिश हुई नहीं। अब बारिश नहीं हुई, है पूरी ज्योग्राफी है, लेकिन इससे इफेक्ट क्या हुआ कि पूरी बंगाल की जो इकोनॉमी है वो इफेक्ट हो गई थी। तो यहां पे मैं बता क्या रहा हूं, मैं यहां पे बता रहा हूं कि ज्योग्राफी को आप क्या पढ़ते हो, आप एज अ इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन, मतलब एक ऐसे सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हो जिसको आप दूसरों से जोड़ जोड़ के पढ़ोगे। आप ज्योग्राफी को किसी भी सब्जेक्ट से जो है रिलेट कर सकते हो, सिंपल सी बात है। चमका या नहीं चमका ये बताओ पहले फटाफट से, समझ में आया या नहीं आया। कमेंट्स मैंने अभी ऑफ कर दिए हैं, ठीक है। न्यूमरिक्स का मतलब होता है बहुत सारे, बेटा न्यूमरिक्स का होता है बहुत सारे नंबर जो होते हैं। न्यूमरिक्स का मतलब क्या होता है, जो नंबर्स में ज्यादा होते हैं। तो बहुत सारे जो नेचुरल साइंसेज है और बहुत सारी जो सोशल साइंस के डिसिप्लिन हैं, आप उनसे जोड़कर जो है इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। क्लियर हुआ। सो ऑल द साइंसेस वेदर नेचुरल और सोशल हैव वन बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी, है ना। तो यहां पे सबका जो मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो क्या होता है कि रियलिटी को जाने कि हुआ क्या एक्चुअल में, ऐसा क्यों हुआ। तो जितनी भी सोशल साइंसेज हैं उनसे हम जोड़ के पढ़ रहे हैं, और सबका एक ही एम होता है, सारी जितनी भी नेचुरल साइंसेज ले लो उन सबका एक ही एम होता है कि रियलिटी को जानना, कि आखिर में हुआ क्या था।
है ना, ज्योग्राफी अटेम्प्ट्स टू कंप्रहेंड द एसोसिएशंस ऑफ फेनोमेना एज रिलेटेड इन द सेक्शन ऑफ रियलिटी। तो बेसिकली यहाँ पे जो ज्योग्राफी है हमारी वो यही करने में मदद करता है कि भाई जो भी फेनोमेना हुआ है ना, उसको कंप्रहेंशन है ना के रूप में एक रिलेट करके एक प्रॉपर जो रियलिटी होती है वो दिखाना ही ज्योग्राफी का काम होता है। समझ में आ गया? फटाफट से बताओ, है ना। देखो, सो ज्योग्राफी दस not only takes note of the differences in phenomena from the place to place but integrates them holistically which may be different at the other places। समझ में आ गया? मतलब यहां पे क्या लिखा हुआ है? मतलब ये लिखा हुआ है सिंपल। देखो, हर एक शब्द का मतलब है, हर एक शब्द का डीप मतलब है यार। समझो, थोड़ा सा समझो, हर एक शब्द का जो है यहां पर डीप मतलब है। क्या मतलब है? सुनो यहां पे, देखो ध्यान से। अब यहां पे क्या बोल रहा है? यहां पे बोल रहा है कि जो ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी को अगर हम सब्जेक्ट की तरह पढ़ें, है ना, तो यहां पे वो सिर्फ अलग अलग जो फेनोमेना हो रही हैं उनमें सिर्फ डिफरेंसेस करना नहीं सिखाता कि ये फेनोमेना इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी। तो वही लिखा हुआ है, देखो, ज्योग्राफी दस नॉट ओनली टेक्स नोट ऑफ द डिफरेंसेस इन द फेनोमेना फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो हर एक जगह अलग अलग जो एक्टिविटीज हो रही हैं, अलग अलग जो फेनोमेना हो रहे हैं, अलग अलग जो चीजें चल रही हैं, उसके बीच में डिफरेंसेस नहीं बताता, सिर्फ उन्हीं के उसके बीच में डिफरेंसेस नहीं बताता, बल्कि उसको हर एक सब्जेक्ट से जोड़ के भी दिखाता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था, इतनी देर की तो एग्जांपल ले लिया मैंने, हिस्ट्री का एग्जांपल ले लिया मैंने किसका एग्जांपल ले लिया? मैंने अभी ज्योग्राफी का एग्जांपल ले लिया, मैंने इको का एग्जांपल ले लिया, मैंने सिविक्स का एग्जांपल ले लिया। तो भाई जो भी जगह, हर एक जगह जो भी फेनोमेना हो रहे हैं, सिर्फ उसके बारे में नहीं बता रहा कि प्लेस टू प्लेस हर जगह अलग अलग चीजें हो रही हैं, अलग अलग फेनोमेना हो रहे हैं, ठीक है, बल्कि जो दूसरे सब्जेक्ट है, वहां पे जो दूसरे सब्जेक्ट्स का रोल है, दूसरे डिसिप्लिन का रोल है, उनको वो होलिस्टिकली पढ़ रहा है ना। होलिस्टिकली मतलब एज अ पूरा होल पढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ज्योग्राफी की में ज्योग्राफी ही पढ़ रहे हैं, उसमें हिस्ट्री भी आ जाए, चाहे उसमें इको भी आ जाए, चाहे उसमें कोई भी नेचुरल साइंसेज आ जाए, उन सबको जो है हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और भाई इन बच्चों से बोलूंगा, जो बच्चे बातें बातें कर रहे हैं, सुन नहीं रहे ना, तो मैं उनसे बोलूंगा प्लीज यार सुनो, बातें बातें मत करो, तो सब समझ में आएगा आपको। क्लियर हुआ? फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ, क्लियर हुए सारी चीजें? सारी चीजें क्लियर हुई? चमक गया? फटाफट से बताओ, चमका या नहीं चमका? साइकोलॉजी, हाँ, साइकोलॉजी से भी कैसे भी ना कैसे भी करके कनेक्ट कर सकते हो आप यार। नेचर का साइकोलॉजी में क्या होता है, हम सामने वाले की साइकोलॉजी जानने की कोशिश करते हैं। अब कैसे भी ना कैसे भी करके कहीं ना कहीं कनेक्शन आ ही जाता है बेटा। क्या नहीं समझ में आया बताओ? आर्यन तिवारी बेटा, क्या समझ में नहीं आया? फटाफट से बताओ जल्दी से। चमक गया? पक्की बात है? क्लियर है? कोई नहीं, एंड में थोड़ा सा और देख लेंगे हम, एंड में थोड़ा सा और डाउट्स वगैरह ले लेंगे हम, है ना। अब सुनो, यहां पे मैंने पूरा जो पढ़ाया था ना, मैं आपको पूरा बता रखा है। देखो ना, इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट टाइम इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड स्पेस इन टर्म्स ऑफ टाइम। इसका मतलब वही है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट है, ध्यान से पढ़ो, है ना। इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट टाइम इन टर्म्स ऑफ स्पेस। हम जो है टाइम को स्पेस के टर्म में बदल सकते हैं। यहां तो जैसे मान के चलो, मैंने वही एग्जांपल लिया था ना, अगर पॉइंट ए से आप बी पॉइंट पे जा रहे हो, आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है ना, तो मैंने बोला कि 1500 किलोमीटर दूर है, 1500 किलोमीटर, ये मैंने डिस्टेंस बता दी। तो जब डिस्टेंस बताई है, इसका मतलब क्या है? ये मैं स्पेस की बात कर रहा हूं, ये मैं स्पेस की बात कर रहा हूं, है ना। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? स्पेस की बात कर रहा हूं, टाइम की बात नहीं कर रहा, मैं स्पेस की बात कर रहा हूं कि पॉइंट ए से बी कितनी दूर है? 1500 किलोमीटर दूर है। तो ये स्पेस हुआ ना, टाइम कहां से आया? और मैं यही बोलूं कि पॉइंट ए से बी जो है 10 घंटे दूर है। अगर मान चलो आप बस से जाओगे, ट्रेन से जाओगे तो 10 घंटे दूर है ना। अब मैं बोलूं अगर आप प्लेन से जाओगे तो 2 घंटे दूर है, तो आपको कैसा लगेगा? तो यहां पे वही लिखा हुआ है कि इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट टाइम इन टर्म्स ऑफ स्पेस। अगर आप ये पॉसिबल है, आप टाइम को स्पेस के टर्म में या स्पेस को टाइम के टर्म्स में डिनोट कर सकते हो। एग्जाम्पल मैंने आपको पूरा दे दिया, समझ में आया? चमका या नहीं चमका? है ना। तो अब यहां पे आ जाओ, थोड़ा आपका एनसीईआरटी में भी दे रखा है, थोड़ा एनसीईआरटी खोलोगे, आपको थोड़ा सा अगर ब्लर दिख रहा हो, आई एम रियली सॉरी, ये आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है ना। तो आप देखोगे ना, ये जितने भी नीचे वाले सब्जेक्ट हैं, है ना, ये जितने भी, रेड पेन का यूज करता हूं मैं, ये जितने भी नीचे वाले सब्जेक्ट जो है ना, ये जितने भी नीचे वाले सब्जेक्ट्स जो हैं, ये जो नीचे आ रहे हैं, नीचे नीचे वाले, है ना, ये किसका पार्ट है? ये जो है, ये किसका? ये ज्योग्राफी का पार्ट है। ये सब किसका पार्ट है? ज्योग्राफी का पार्ट। ये नीचे तो दिख रहे हैं, ये पूरे जो नीचे दिख रहे हैं। अब यहां पे क्या बताया? यहां पे कनेक्शन ही बताया गया है। यहां पे क्या बताया गया? यहां पे पूरा कनेक्शन बताया गया है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं,
मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था, है ना, मीटरोलॉजी के बारे में बताया था आपको। किसके बारे में बताया था मैंने आपको जो है मीटरोलॉजी के बारे में बताया था। अब मीटरोलॉजी का मतलब क्या था, मीटरोलॉजी का मतलब क्या था, स्टडी ऑफ वेदर फॉरकास्ट। तो जो भी आप आज के टाइम पे देखते हो वेदर, ये क्या है, ये क्या है, साइंस है, इट्स अ साइंस, इट्स अ साइंस, है ना। अब ये पूरे अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है, ये अलग डिसिप्लिन है। लेकिन हम ज्योग्राफी में किसके बारे में पढ़ते हैं, हम ज्योग्राफी में जो है क्लाइमेटोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, और उसमें भी हम पूरा क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं। क्लाइमेटोलॉजी क्या है भाई, हम क्लाइमेट जो देख रहे हैं कि कहीं बारिश ज्यादा हो रही है, कहीं कम कम हो रही है, किसी भी जगह क्लाइमेट जो है होता है ना, किसी भी जगह का जो लॉन्ग टर्म वेदर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। तो ये जो सेम चीज है ना मेट्रोलॉजी, जो एक अलग डिपार्टमेंट है, एक अलग सब्जेक्ट है ना, उसको हम किससे रिलेट कर सकते हैं ज्योग्राफी में, तो उसको हम जो है क्लाइमेटोलॉजी से जो है रिलेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ, चलिए ठीक है। हम बात करें हाइड्रोलॉजी के बारे में, है ना, हाइड्रोलॉजी के बारे में। अब हाइड्रोलॉजी क्या है, पूरा आप जो है वाटर के बारे में स्टडी करते हो ना, पूरा जो प्रॉपर ये अलग सब्जेक्ट है, हाइड्रोलॉजी जो है एक अलग सब्जेक्ट है, पूरा वाटर के बारे में स्टडी कर रहे हो, उसको हम हाइड्रोलॉजी बोलते हैं। आप कहोगे सर इसको हम ज्योग्राफी से कैसे रिलेट करेंगे, तो ज्योग्राफी हम किसके बारे में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में जो है हम ओशनोग्राफी के बारे में बात करते हैं। ओशनोग्राफी क्या होता है, तो ओशनोग्राफी में कुछ नहीं होता, हम ओशंस में जो भी पानी है ना, जो भी चीजें चल रही है ओशन में, उसकी हम स्टडी करते हैं, और इट्स अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। क्लियर हुआ, चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ अब ये देख लो, हाँ 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 हाँ, ये देख लो फटाफट से, जूलॉजी। जूलॉजी के बारे में बात करें तो जूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, किसके बारे में, एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है सर। और भैया अगर मैं बात करूं जू जू ज्योग्राफी में, तो जू ज्योग्राफी में हम किसके बारे में बात करते हैं कि भैया कोई भी जानवर किसी भी जगह पे मिल रहा है तो उसकी ज्योग्राफी क्या है। जैसे मैं बात करूं पोलार बियर, अब पोलार बियर कहां मिलता है, तो पोलार बियर आप जाओगे तो जो हमारा ये इधर ये पूरे पोल्स है हमारे, इधर साइड आपको देखने को मिल जाएगा, और जो रशिया है ठीक, जो पोल के इधर साइड है, तो यहां पे भी आपको जो है पोलार बियर देखने को मिल जाएंगे। अब इधर ही क्यों मिले, तो भाई हर एक जानवर जहां भी मिल रहा है उसकी भी ज्योग्राफी होती है ना, कि हर जानवर कहीं भी नहीं मिलता। अगर आप पोलार बियर को यूपी में ले आओगे, यूपी की जो झुलसती हुई गर्मी में ले आओगे, तो वो बच पाएगा, नहीं बच पाएगा। तो कहीं भी किसी भी जगह पर आपको जानवर मिल रहे हैं, उसके भी पीछे वहां की ज्योग्राफी होती है। अब जैसे मैं बात करूं पोलार बियर की, तो उसके शरीर पर कितने ज्यादा बाल होते हैं कि वो ठंड से बच सके, है ना, तो वो उसी जगह पे मिलेगा। क्लियर हुआ, तो यहां पे हमने क्या बोला, हमने बोला जूलॉजी, जूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन ठीक हम ज्योग्राफी में किसके बारे में पढ़ रहे हैं, जू ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं, जहां पे वो बताता है हमें कि कोई भी जानवर कहीं भी मिल रहा है, कोई भी एनिमल किसी भी प्लेस पर मिल रहा है, तो उसका ज्योग्राफिकल रीजन क्या है, उधर ही क्यों मिल रहा है। तो हमने क्या किया, हमने जो जूलॉजी को ज्योग्राफी से भी जो है रिलेट करके देख लिया। जूलॉजी को हमने क्या किया, हमने जूलॉजी को ज्योग्राफी से रिलेट कर लिया, जू ज्योग्राफी से रिलेट करके देख लिया। क्लियर हुआ, फटाफट से बताओ, है ना। अब ये देखो यहाँ पे हाँ अब देखो सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी एक अपने आप में क्या है, सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस, एसएसटी का सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, आपके में भी ऑप्शनल में होगा। अब सर सोशियोलॉजी को हम सोशल साइंस से सॉरी ज्योग्राफी से कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में हम सोशल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। अब सोशियोलॉजी सब्जेक्ट क्या था, सोशियोलॉजी का मतलब बताऊं मैं, तो सोशियोलॉजी में हम समाज के बारे में पढ़ते हैं, और किसी भी जगह का जो समाज होता है वहां की ज्योग्राफी से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। ये मैंने स्टार्टिंग में बोला था, किसी भी जगह की सोसाइटी जो है वो वहां की ज्योग्राफी के हिसाब से अपने आप को ढाल लेती है। तो कहने को तो हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, इट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस, ये एक सेपरेट सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी आप इसको जो है ज्योग्राफी से रिलेट कर सकते हो। समझ में आ गया, तो कहने का मतलब क्या है, ये सारी जो चीजें आप देखोगे ना, तो आप कहीं ना कहीं जो है हमारे सब्जेक्ट ज्योग्राफी से जो है इसको रिलेट करके देख सकते हो। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, फटाफट से बताओ जल्दी से, है ना। तो आई होप आपको क्लियर हुआ, समझ में आ गया होगा, है ना। अब एक आखिरी टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्लास को हम खत्म करेंगे, उसके बाद हम एक दो तीन हम क्विज देख लेंगे, ठीक है ना, उसके बाद थोड़ा सा डाउट्स भी ले लेंगे हम। अब बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, डुअलिज्म के बारे में, किसके बारे में बात कर लेते हैं, डुअलिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। अब डुअलिज्म का मतलब क्या होता है, कभी ये शब्द सुना है डुअलिज्म, डुअल मतलब दो, दो की बात हो रही है ना। डुअलिज्म को वैसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं द्वंद्ववाद, है ना, द्वैतवाद बोलते हैं, द्वंद्ववाद नहीं, सॉरी द्वैतवाद बोलते हैं। इसका सिंपल सा मतलब होता है कोई एक, अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, उस पर जो अलग अलग थ्योरीज जो होती हैं, कि मैं कुछ अलग बोल रहा हूं, एक कोई थ्योरी है, एक कोई चीज है, पर्टिकुलर थिंग है, उस पर मैं कुछ अलग बोल रहा हूं, मेरी कुछ अलग थ्योरी है, और किसी और इंसान की उसी सेम टॉपिक पे अलग थ्योरी है, तो उसको हम बोलते हैं डुअलिज्म। समझ में आया, फटाफट से बताओ जल्दी से। हाँ, तो मतलब कोई सेम टॉपिक पे
पैरेलल थ्योरीज जो होती हैं, सेम टॉपिक पे अलग अलग थ्योरीज हैं, पैरेलल थ्योरीज जो हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम ड्यूअलिज्म बोल देते हैं। तो ये जो सेम चीज है वो ज्योग्राफी पे भी अप्लाई होती है कि ज्योग्राफी पे कोई जो टॉपिक्स हैं उन पे कोई कुछ और बोल रहा है और वही सेम टॉपिक पे कोई दूसरा स्कॉलर जो होगा वो कुछ और बोलेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूअलिज्म बोलते हैं, द्वंद्ववाद, है ना। कोई सेम टॉपिक पे, कोई एक सेम टॉपिक पे अलग अलग बिलीफ जो होते हैं, अलग अलग जो राय होती है अपनी, उसको हम क्या बोल देते हैं, और उसमें समाज पूरा डिवाइड हो जाता है, उसमें पूरी सोसाइटी डिवाइड हो जाती है। मैं कुछ और बोल रहा हूं, उसी सेम टॉपिक पे कोई कुछ और बोल रहा है, तो इट्स कॉल्ड ड्यूअलिज्म। ठीक है, चलिए तो देखो, ड्यूअलिज्म इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज्योग्राफी। अब इसको ड्यूअलिज्म को मतलब कोई एक सेम टॉपिक पर अलग अलग थ्योरी जो दे रहा है, इस चीज को जो है यहां पर इसको क्या बोला गया, मेन कैरेक्टरिस्टिक बोला गया किसका, ज्योग्राफी का। ड्यूअलिज्म को ज्योग्राफी का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक बोला गया है। सर कैसे, तो देखो, सो विच गॉट इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, दिस ड्यूअलिज्म डिपेंडेड ऑन द एस्पेक्ट एम्फसाइज्ड इन द स्टडी। अब जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी चीजों के आप स्टडी कर रहे हो, उसके बारे में हर किसी के अलग अलग मत होते हैं। कोई भी आपने एक टॉपिक पढ़ा, आपने बोला सर नहीं मेरे हिसाब से ये जो टॉपिक है वो ऐसा होना चाहिए। किसी सेम इंसान ने वो दूसरा टॉपिक पढ़ा, उसने बोला कि नहीं इस पे ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे उसी के बारे में बताया गया। देखो यहां पे ध्यान से, अर्लियर स्कॉलर्स लेड एम्फसिस ऑन फिजिकल ज्योग्राफी बट ह्यूमन बीइंग्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस, दे आर पार्ट ऑफ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द नेचर। तो स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में ये था कि जो स्टार्टिंग में स्कॉलर्स जो थे ना, इन्होंने क्या बोला कि जो फिजिकल एनवायरमेंट है ना, फिजिकल एनवायरमेंट, इस पर ज्यादा एम्फसिस किया, फिजिकल एनवायरमेंट पे बहुत ज्यादा एम्फसिस किया कि भाई फिजिकल एनवायरमेंट ही है ना। उन्होंने क्या बोला, इन्होंने जो है ह्यूमन बीइंग्स को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। फिर बाद में जो स्कॉलर्स आए उन्होंने बोला कि ठीक है फिजिकल एनवायरमेंट तो जरूरी है, लेकिन साथ के साथ जो ह्यूमन बीइंग्स का जो इंटरेक्शन है ना, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब बिना ह्यूमन बीइंग्स के आप ज्योग्राफी को इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये सब बनाया किसने, ह्यूमंस ने बनाया ना। कि एक सोच के देखो, मैंने क्या बोला था वही बात याद करो कि भाई हमारी जो अर्थ है वो तो एक स्टेज है ना, और जब तक स्टेज पे कोई नाच गा नहीं रहा, एक्टिंग नहीं कर रहा, तो वो स्टेज तो खाली है, बेकार है वो। अभी स्कूल में जब कोई बच्चे नहीं आ रहे तो स्कूल कैसा, वो तो खाली एक कमरों का घर है जिसमें कोई रह नहीं रहा, एक खंडर है वो तो, है ना। तो ऐसे ही हम बात करें तो हमारी जो अर्थ है वो क्या है भाई, वो अर्थ तो हमारा एक स्टेज है ना, उस पर जब तक कोई परफॉर्म ही नहीं कर रहा तो उसको आप कैसे बोल सकते हो अर्थ। तो ऐसे यहां पे कुछ स्कॉलर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनिशियली यहां पर किस पे ध्यान दिया ज्यादा, उन्होंने इनिशियली जो है फिजिकल एनवायरमेंट पे ध्यान दिया कि भाई सब कुछ यही है। फिर बाद में जो स्कॉलर्स आए उन्होंने बोला कि फिजिकल एनवायरमेंट के साथ साथ जो है फिजिकल के साथ साथ ह्यूमन बीइंग्स का इंटरेक्शन भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है ना, अर्लियर स्कॉलर्स लेड द एम्फसिस ऑन फिजिकल ज्योग्राफी बट ह्यूमन बीइंग्स आर इंटीग्रल पार्ट। फिर बाद में जो स्कॉलर्स आए उन्होंने बोला कि नहीं, कि फिजिकल एनवायरमेंट तो ठीक है, लेकिन हाँ जो ह्यूमन बीइंग्स का इंटरेक्शन है वो एक इंटीग्रल पार्ट है अर्थ सरफेस का, दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द नेचर, है ना, हम नेचर का ही पार्ट है। दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड थ्रू देयर कल्चरल डेवलपमेंट, दस डेवलपमेंट ह्यूमन ज्योग्राफी विद एम्फसिस ऑन द ह्यूमन एक्टिविटीज। मतलब इन्होंने क्या बोला कि भाई देखो हमने क्या किया है, हमने जो है विद द हेल्प ऑफ नेचर हमने भी अपना कल्चरल डेवलपमेंट किया है। हर जगह का जो है कल्चर उनकी ज्योग्राफी के हिसाब से जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, दस डेवलपमेंट ह्यूमन ज्योग्राफी, जब डेवलप्ड ह्यूमन ज्योग्राफी विद एम्फसिस ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप 12th क्लास में ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ोगे, है ना, तो ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड किससे है, फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं विद द हेल्प ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी ह्यूमंस ने अपने कल्चरल ज्योग्राफी को, ह्यूमन ज्योग्राफी को भी चेंज किया है। तो स्टार्टिंग में यहां पे ड्युअलिज्म कहां से आया, ड्युअलिज्म कहां से आया, तो स्टार्टिंग में जो स्कॉलर्स थे वो क्या कहते थे, वो सिर्फ फिजिकल एनवायरमेंट के बारे में बात करते थे, फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बात करते थे। लेकिन बाद में इस चीज को चेंज किया गया, उन्होंने बोला कि फिजिकल ज्योग्राफी के अलावा ह्यूमन ज्योग्राफी जो है उस पर भी हमें एम्फसाइज करना होगा, क्योंकि वही बात है भाई, स्टेज है उस पर ह्यूमन बींग्स परफॉर्म कर रहे हैं और उसके बाद ही क्या हुआ, कल्चरल डेवलपमेंट्स हुए, तो उन पे भी जोर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो ज्योग्राफी के हिसाब से कल्चर में जो चेंजेस आए हैं, जो ह्यूमन ज्योग्राफी जो डेवलप हुई है, जो कि आप क्लास 12 में पढ़ने वाले हो, तो वो भी जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ गया, फटाफट से बताओ जल्दी से, हाँ या ना, हाँ या ना, है ना। अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे, अगली क्लास में हम जो है सिस्टमैटिक और रीजनल अप्रोच, जो ज्योग्राफी को पढ़ने की अलग अलग जो अप्रोचेस होती हैं उनके बारे में जो हम नेक्स्ट क्लास में जो बात करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को भी हम फिनिश कर देंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर्स को भी करेंगे, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर हुआ, फटाफट से बताओ जल्दी से, हाँ या ना, क्लियर हुई चीजें, क्लियर हुई चीजें। तो ये सारी चीजें जो हम अगली क्लास में जो है पढ़ने वाले हैं, अगली क्लास में पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलो कोई नहीं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन करें, फटाफट से बताओ जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टडीड अंडर द पॉपुलेशन ज्योग्राफी, है ना, पॉपुलेशन ज्योग्राफी में हम कौन सी चीज को हम इंक्लूड नहीं करते,
बताओ फटाफट से, जल्दी से बताओ। माइग्रेशन, सेक्स रेशियो, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अभी कोई नहीं डाउट्स ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट्स ले रहे हैं, चिंता मत करो। अभी पोल भी करवाऊंगा मैं। बताओ तो जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। चमक गया ना आज जो मैंने बताया? कोई भी डाउट हो पूछ लेना भाई, फिर बाद में कोई सर ने बताया नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है जो ये थम्स डाउन कर रहे थे भाई, उनकी क्या समस्या है सुन लूंगा मैं। कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज डाउट्स वाउट्स लिख दो, जो भी ट्राई करूंगा बताने का, ठीक है ना। और बाकी जब तक आपके एक एक डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते मैं यहीं पे खड़ा हूँ, ठीक है। चलिए, एम्फेसिस का मतलब होता है बेटा जोर देना। ईशा बेटा, एम्फेसिस का मतलब होता है किसी चीज पे जोर दे रहे हो आप, है ना। जैसे आपके पेरेंट्स आपको एम्फेसिस करते हैं पढ़ाई के लिए, जोर दे रहे हैं, है ना। बेटा मैं दिल्ली एनसीआर से ही हूं मैं। चलिए देखते हैं, लेट्स सी। तो ऑप्शन नंबर बेटा सी इज द राइट आंसर है। पॉल्यूशन थोड़ा पार्ट होगा, है ना। पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो, माइग्रेशन, है ना, पॉपुलेशन, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी, बट पॉल्यूशन पार्ट नहीं होता, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लेट्स सी, शो रिजल्ट। हाँ शिक्षी यार, तुम एक बात बताओ, ये इसका लॉजिक 12% सेक्स रेशियो की हम बात करें तो सेक्स रेशियो इज द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। भाई पॉपुलेशन जो होगी उसमें सेक्स तो होगा ना, मेल या फीमेल या फिर अदर्स जो भी है। तो ये तुमने यार, ये एक बात तो ये बहुत कम है, 70% बच्चों ने सिर्फ सही बताया आंसर। गलत बात है। अच्छे से थोड़ा लॉजिक लगाया करो यार, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। देखते हैं, लेट्स सी लीडर बोर्ड। तो रोशनी चेत्री बेटा, आई एम रियली सॉरी इफ आई प्रोनाउंस योर नेम रॉन्ग, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हादिया जरघर, अमृता महातो, ठीक है। तो इन तीनों बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर दिया, वेरी गुड बेटा। उसके अलावा अनिका, अनुभव, सोनाक्षी, ईशा, जाशब, शुभ, अंशुमन, वेरी गुड बेटा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए सो यहां पे बताओ फटाफट से, हु अमंग, नहीं ये क्वेश्चन थोड़ा रिलेटेबल हो जाएगा, कोई बात नहीं। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा अभी पढ़ाया नहीं है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा मैं। कोई नहीं है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं आपके डाउट्स के बारे में, थोड़ा डाउट्स देख लेते हैं आपके क्या है, डाउट्स का सीन मीन भाई, ठीक है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। बेटा चलो ठीक है, आपके डाउट्स लेते हैं, ठीक है। डाउट्स ले रहे हैं बेटा। फेनोमेना का मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी हो रही है। फेनोमेना का सिंपल सा मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी अगर हो रही है, कोई भी घटना अगर हो रही है तो उसको हम फेनोमेना बोल देते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। मीनिंग ऑफ एम्फेसिस मैंने बता दिया, जैसे कि आप किसी चीज पे जोर देते हो, प्रेशर देते हो, है ना, किसी चीज को एम्फेसाइज कर रहे हो, है ना, तो जोर देना ही एम्फेसाइज बोला जाता है। भैया एम्फेसाइज मतलब ये हो गया सर। लास्ट लाइन फिर से समझा बेटा, लास्ट लाइन कौन सी वाली लास्ट लाइन? कौन सी वाली लास्ट लाइन थी बेटा? ये तो मैंने अभी पढ़ाया भी नहीं है, कौन सी वाली लास्ट लाइन थी बेटा? ज्योग्राफी का मतलब जियोलॉजी। अच्छा जियोलॉजी का मतलब मैंने कल बताया था क्या? बताओ फटाफट से बताओ, जियोलॉजी का मतलब क्या बताया था मैंने? जियोलॉजी का मतलब क्या बताया था? बताओ फटाफट से बताओ जल्दी से। कल ही मैंने बताया जियोलॉजी का मतलब। इसमें हम क्या करते हैं, जियोलॉजी में हम क्या करते हैं? जियो का मतलब अर्थ होता है ना, जियोलॉजी का मतलब क्या होगा? फटाफट से बताओ जल्दी से, जियोलॉजी में हम क्या करते हैं? बेटा सिंथेसिस का मतलब क्या होता है बताया तो था मैंने, कि जब आप किसी भी चीज को दूसरे सब्जेक्ट से, दूसरे डिसिप्लिन से जोड़ के पढ़ रहे हो ना, सिंथेसिस बोल देते हैं। मतलब आप क्या कर रहे हो, आपने किसी एक चीज को कंबाइन कर लिया दूसरी चीजों के साथ में, इट्स कॉल्ड सिंथेसिस। ड्युअलिज्म का मतलब क्या होता है कि ड्युअलिज्म का सिंपल सा मतलब होता है कि द्वंद्ववाद बोलते हैं उसको। सिंपल सा मतलब है कि आप क्या कर रहे हो उसमें, आप अगर किसी एक सेम टॉपिक पर आपकी राय अलग है, किसी दूसरे की राय अलग है, उसको हम द्वंद्ववाद बोल देते हैं, ड्युअलिज्म बोल देते हैं, है ना। कि जो पैरेलल थ्योरी जो होती है ना, किसी एक चीज पे अलग अलग थ्योरीज जो होती हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? ड्युअलिज्म बोल देते हैं। स्टडी ऑफ अर्थ नहीं बेटा, स्टडी ऑफ अर्थ नहीं होता। स्टडी ऑफ अर्थ कैसे होगा? स्टडी ऑफ बताओ फटाफट से बताओ जल्दी से। जियोलॉजी का मतलब तो स्टडी ऑफ सॉइल तो पेडागोजी था बेटा, स्टडी ऑफ सॉइल तो पेडागोजी था, पेडोलॉजी। बताओ बताओ फटाफट से बताओ जल्दी से। नहीं पता? इसमें हम रॉक्स वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं बेटा, रॉक्स वगैरह जो होती हैं, चट्टाने वगैरह, एग्जैक्टली हाँ, उसने अंशुमन ने बता दिया। हाँ स्टडी ऑफ रॉक्स। बेटा सॉइल, सॉइल क्या नहीं होता, सॉइल का नहीं होता।
अबे यार ये क्या हो गया? एनिमल्स के बारे में बेटा हम जियोलॉजी में पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में हम बात करते हैं जियोलॉजी में, ठीक है। चलिए, कंप्रहेंशन मतलब होता है पूरा प्रॉपरली, हम एक होता है ना पूरी प्रॉपर तरीके से। यार ये डिक्शनरी वाली चीजें क्यों पूछ रहे हो, ज्योग्राफी वाली चीजें पूछो, है ना। स्क्यूटनिटी बेटा इसको मतलब होता है प्रॉपर तरीके से स्टडी करना, स्क्रूटनी बोलते हैं उसको हम, है ना। प्रॉपर तरीके से आप स्टडी करते हो ना, उसको हम बोलते हैं स्क्रूटनी। हाँ, स्टडी ऑफ रॉक्स का मतलब होता है, हाँ, स्टडी ऑफ रॉक्स का मतलब होता है एग्जैक्टली जियोलॉजी। सिंथेसिस का मतलब बताया तो था बेटा, जब आप किसी भी चीज को दूसरी चीजों के साथ कंबाइन करके पढ़ रहे हो ना, तो हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी ज्योग्राफी को कंबाइन करके पढ़ रहे हैं ना। पेडोलॉजी का मतलब होता है बेटा स्टडी ऑफ सॉइल, जब हम मिट्टी के बारे में जानकारी लेते हैं उसको हम बोलते हैं, हाँ, पेडोलॉजी एग्जैक्टली। स्टडी ऑफ रॉक्स को हम जियोलॉजी बोलते हैं, जब आप रॉक की स्टडी करते हो प्रॉपर सरफेस पे जाके, तो उसको हम बोल देते हैं जियोलॉजी। सिंपल सा मतलब है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए, इज इट ट्रू दैट क्लाइमेट ऑफ प्लेस इज सेड आफ्टर, ये बेटा ये इज इट ट्रू दैट क्लाइमेट इज ऑफ प्लेस इज सेड, आई डोंट नो सर, सेकंड पॉइंट दोबारा बता दो बेटा, किस चीज का सेकंड पॉइंट दोबारा बता दूं मैं, किस चीज का आ रहा है भाई सेकंड पॉइंट? व्हाट इज सिंथेसिस? बेटा सिंथेसिस का मतलब बता दिया, कंबाइन करके हम। डेमोग्राफी का मतलब होता है बेटा, डेमोग्राफी का सिंपल सा मतलब होता है किसी भी जगह के बारे में, आप किसी भी जगह की जानकारी ले रहे होते हो, वहां की पॉपुलेशन के बारे में जानकारी ले रहे होते हो, तो उसको हम डेमोग्राफी बोलते हैं। सिंपल सी बात है, किसी भी जगह की, किसी भी स्टेट, किसी भी जगह की आप कुछ भी जानकारी ले रहे हो तो डेमोग्राफी बोलते हैं, है ना। और क्या बताया भाई, और देख लेते हैं। एंथ्रोपोलॉजी बेटा, एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड देयर एंसेस्टर्स, इट्स कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। सिंपल सी बात है। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, आप ह्यूमन बींग्स के बारे में स्टडी करते हो, उनके एंसेस्टर्स के बारे में स्टडी करते हो, और कैसा ओरिजिनेशन हुआ उसके बारे में स्टडी करते हो, उसको हम एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। सिंपल सी बात है। ओशनोग्राफी का मतलब होता है जब आप ओशन में जो भी चीजें हैं, जो भी आपको मिल रही हैं चीजें, उनकी स्टडी करते हो आप, उसको हम ओशनोग्राफी बोलते हैं। ओशनोग्राफी तो वही है ना, सेम, आप देख लो ना, नाम पे चले जाया करो, ओशन के बारे में जो भी जानकारी ले रहे हैं हम। चलिए ठीक है, आप, मैंने डाउट्स वगैरह ले ही लिए हैं आपके जो भी थे, ठीक है। अब ये बता दो, थोड़ा सा पोल करवा लेता हूँ, समझ में आया नहीं आया बता दो तो पहले। क्लियर? एक मिनट रुको थोड़ा सा, जो भी चीजें पढ़ाई मैंने समझ में आई या नहीं आई फिर बाद में देखते हैं, थोड़ा सा एक बार थोड़ा आइडिया लग जाता है। समझ में आ गया बेटा? एंथ्रोपोलॉजी बता तो दिया मैंने, स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। पेडोलॉजी मतलब होता है बेटा स्टडी ऑफ सॉइल। हाँ बेटा, हाँ एग्जैक्टली। ओशनोग्राफी स्टडी ऑफ ओशंस, एग्जैक्टली। करो करो फटाफट से करो जल्दी से। बेटा सिंथेसिस का मतलब बताया तो था मैंने, जब आप एक एक्ट होता है, जब आप अलग अलग आइडियाज को कंबाइन कर देते हो, उसको हम सिंथेसिस बोलते हैं। अलग अलग आइडियाज को जब आप कंबाइन कर देते हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, सिंथेसिस बोलते हैं। सिंपल सी भाषा बताई तो थी मैंने। चलिए, 91.67%। अरे भैया क्या समझ में नहीं आया बताओ पहले? कहां चूक गए ये बताओ पहले फटाफट से, कहां क्लियर नहीं हुआ, पहले ये बताओ कहां चीजें क्लियर नहीं हुई, क्या समझ में नहीं आया? बेटा सिंथेसिस का मतलब कुछ नहीं होता, जब हम हर सब्जेक्ट को मिक्सचर करके, जब अलग अलग आइडियाज जो होते हैं उनको हम कंबाइन करके पढ़ते हैं ना, उसको हम सिंथेसिस बोलते हैं। बताओ बताओ। अरे इकोलॉजी का मतलब होता है जो हमारे इकोसिस्टम जो है, जो हमारा परितंत्र जो है, उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम इकोलॉजी बोल देते हैं।
स्टडी ऑफ सॉइल को हम पेडालॉजी बोलते हैं। सिंपल सी बात है। चलिए तो एंड करते हैं इस क्लास को, ठीक है, एंड करते हैं इस क्लास को। आई होप आपको सारी जो चीजें वो क्लियर हो गई होंगी, मजा आया होगा, और कोई भी अगर आपके डाउट्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम ले लेंगे और खत्म भी कर देंगे। क्लियर हुआ? चलिए तो भाई एंड करते हैं इस क्लास को। आई होप आपको एक एक चीज जो है इस क्लास से रिलेटेड समझ में आ गई होगी, और ये बस चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद आपको मजा आएगा सच में। ये चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, बट मैंने ट्राई किया है एक आपको मतलब थोड़ा सा एक इस चैप्टर में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाए, ठीक है ना। चलिए तो एंड करते हैं इस क्लास को। बाय बाय, टेक केयर।